बीजेपी ने मुझे पैसे भेज दिए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको आता है? भाजपा वाले होते तो हम लोग इतने छोटे स्टूडियो में अभी बात नहीं कर रहे होते। भाजपा छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां फंड करती हैं। बीजेपी से ऐसी क्या निराशा आपको दिख रही है? मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि रेवड़ी वाली राजनीति आप कर रहे हैं और मोदी वही करने लगे, तो मैं कहूँ कि नहीं, भाजपा की रेवड़ी ने वो जलेबी, ये जो है ये दोगलापन होता है। एक ऐसी सरकार जो हिंदुत्व को लेके ही आई है, तो उनके पास ऐसा क्या रीजन है हिंदुओं के लिए ना करने? जितना शोध जर्मनी में हो रहा है या यूएस में हो रहा है संस्कृत को, भारत में नहीं हो रहा है। आप जो शिक्षणम ऐप चला रहे हैं, ये काम आपका नहीं था, ये काम गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट का ये जो रुख है कि हम अगर मंदिरों को छोड़ देंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो करेगा कौन? अंग्रेज भी तो यही बोल के गए थे ना कि हम यदि छोड़ देंगे तो इंडिया विल बी ए chaotic नेशन और दे विल किल ईच अदर। ऐसा नहीं हुआ ना भाई। तुम ये बकलोली बंद करो, मुक्त करो मंदिरों को और हम अपना देखेंगे। मैं एक दान दाता हूँ किसी मंदिर का, मुझे इस बात से सदैव समस्या रहेगी कि मेरे दिए गए दान से किसी की हज की फाइनेंसिंग हो रही है, किसी के इमाम की सैलरी जा रही है और किसी के मजहब के ऊपर शोध जो हो रहा है उसमें पैसा जा रहा है। लिमिट भी कभी कभी क्रॉस हो जाती है किसी चीज से ऑफेंड होने की। बीच में ये बेशर्म रंग गाना आया, उसमें उन्होंने बोला कि इन्होंने तो भगवा रंग में गलत कपड़े पहन लिए। मुझे लगता है कि हल्का सा इंटॉलरेंस हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा। जब तक सर तन से जुदा के नारे हिंदुओं की तरफ से नहीं लगाए जाएंगे कि भाई भगवान राम का अपमान करने का रिपरकशंस है, हिंदुओं को गरियाने का रिपरकशंस है, हम बहुत ज्यादा टॉलरेंट, और यह हमारी समस्या है। सत्ता में है गवर्नमेंट, उससे प्रश्न पूछना, ये करना ही पत्रकारिता है। सत्ता से प्रश्न पूछना पूरे जर्नलिज्म का एक एस्पेक्ट, और कुछ वामपंथियों ने इसे विकृत बना करके कर दिया कि आप सत्ता के विरोध में रहेंगे हमेशा। क्यों भाई? जैसे कि रवीश कुमार, यार कोई आज के समय में राहुल गांधी की बड़ाई कैसे कर सकता है यार? मतलब उसकी माँ को संभवतः उसमें होप नहीं दिखता होगा। अगर आज या कल प्रधानमंत्री मोदी जी का असैसिनेशन हो जाता है तो देश पर उसका क्या रिपरकशन रहेगा? अजीत जी, आपका स्ट्राइकिंग थॉट शो पर स्वागत है। और आपका जो अनुभव है जर्नलिज्म में, और मैं देखता हूँ कि आप ट्रेडिशनल में भी आपका अनुभव है, पढ़ाई भी वैसी है, और आज आप इंडिपेंडेंट रूप से भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो जो पत्रकारिता है वो एक हमारे डेमोक्रेसी का अभिन्न अंग है। देश में बहुत ढेर सारी समस्याएं आती जाती रहती हैं। आज जैसे सरकार आती हैं, सरकारों के आप कहिए तो उनका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, मीडिया में उनकी एक एनालिसिस की जाती है। तो आज जो समस्याएं हैं, इसके साथ साथ मुझे हिंदुत्व की जो समस्याएं हैं, जो हिंदू धर्म या हिंदू सनातन धर्म की समस्याएं हैं, इन पर भी चर्चा करनी है, क्योंकि जो हिंदू मुद्दे हैं वो हमें समझना है कि किस तरह से उनको सीरियसली लिया भी जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो चूँकि आपको इतना अनुभव है, तो मैं पत्रकारिता के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या कोई रीज़न था कि आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में आए, और पत्रकारिता के कुछ मूल्य भी होते हैं क्या कि ये करना ही पत्रकारिता है? कि जैसे एक मूल्य है कि जो सत्ता में है गवर्नमेंट, उससे प्रश्न पूछना, ये एक मूल्य है मान लीजिए, तो उसका दायरा क्या है? और कहीं भी रहते हुए पत्रकारिता की जा सकती है, या जो ट्रेडिशनल टीवी पत्रकारिता है वो अभी भी मेन पत्रकारिता वही है? देखिए, पत्रकारिता का इवोल्यूशन जो है वो तकनीक के इवोल्यूशन के साथ साथ वो होता रहा, और वो नेचर जो है पत्रकारिता की प्रवृत्ति प्रकृति दोनों जो है बदलती रही है। पहले जैसे स्टेट कंट्रोल मीडिया होता था, क्योंकि आप रेडियो स्टेशन ऑन नहीं कर सकते, टीवी स्टेशन ऑन नहीं कर सकते, तो सरकार का ही उस पर वर्चस्व होता था। वही भारत के संदर्भ में देखें तो वही कंट्रोल करती थी। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आपको समाचार मिलते थे, या फिर दूरदर्शन के माध्यम से। ओपन होता है, 24/7 न्यूज़ चैनल्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर न्यूज़ डिलीवरी का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। अब हर चीज़ जो है वो एक समाचार है। मतलब गड्ढे में गिरा हुआ बच्चा, सड़क टूटी हुई कहीं पे, पहले टूटी हुई सड़क आप कभी भी दूरदर्शन के न्यूज़ बुलेटिन में नहीं देखोगे। आधे घंटे का न्यूज़ बुलेटिन है, उसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है कि क्या समाचार है एक्चुअल में, न्यूज़ किस चीज़ को हम कहें, उस तरह से था। ये दौर आया, उसके बाद फिर व्यूज़ का, ओपिनियन का, एनालिसिस का दौर आता है। एनालिसिस में फिर क्या हो जाता है कि जो टीवी पे लोग हैं वो किसी के द्वारा कंट्रोल्ड है।
मतलब उनको कोई ऑन करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, एंड ही और शी विल बी ऑन्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय सम पॉलिटिकल एंटिटी, अगर उसको व्यवसाय करना है, और कुछ न्यूट्रल भी रह सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो आपका दूसरा प्रश्न था कि मैं ट्रेडिशनल से इंडिपेंडेंट में क्यों आया, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, इकोनॉमिक टाइम्स में काम किया, स्पोर्ट्स के लिए काम किया, IANS के लिए काम किया, फिर मैंने पढ़ा है जर्नलिज्म, पढ़ा भी है मास्टर्स में। तो ये सारा करने के बाद मुझे लगा कि यार जर्नलिज्म जो होता है एक्सप्रेशन का एक माध्यम है, और मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, जबकि मुझे लिखना बोलना आता है, तो फिर मैं कहाँ ये ट्रैप्ड होके फंसा हुआ। तो फिर मैंने पहले तो अल्टरनेट मीडिया, आप मान लीजिए ऑप इंडिया, उसके साथ में जुड़ा हिंदी उसका एडिटर के लिए। उससे पहले मेरी पूरी जर्नलिज्म अंग्रेज़ी में रही है। ऑप इंडिया पहला था जहाँ पे मैंने हिंदी में किया, पूरा टीम सेट किया, और वो जो है अपना वो बढ़िया कर रहा है ऑप इंडिया। वहाँ पे आया तो वहाँ पे मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वीडियो के माध्यम से या फिर लेख के माध्यम से, पहले भी मैं लिखता रहा हूँ। मैं मतलब ब्लॉगिंग जब से आरंभ हुआ है भारत में, मुझे लगता है कि मैं तब से ब्लॉग मेरे पढ़े हुए होंगे। फिर फेसबुक आता है, लंबे पोस्ट उस पर डालने लगे। फेसबुक पे फिर लाइव का फीचर आया था 2015-16 के लगभग में। तब से मैंने फेसबुक पे वीडियो डालना आरंभ किया, छोटे छोटे मतलब लिख करके उसको शूट करके डालना चालू किया था, और वो काफ़ी पसंद करते थे लोग। अब क्या हुआ कि जब मैं ऑप इंडिया में आया तो वहाँ पर चलने लगा, और तब तक राजनीतिक परिवेश भी बदल चुका था, बहुत अधिक चेंज हो चुका था, और मीडिया कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड हो चुकी थी। ईदर यू आर प्रो मोदी और अगेंस्ट मोदी, बीच में कुछ था नहीं उस तरह से। तो फिर ऑप इंडिया में आया तो ऑब्वियसली वो आप प्रो बीजेपी लाइन का लीजिए, नेशनलिस्ट मीडिया जिसको कहते हैं आजकल के संदर्भ में, तो वो उस तरह की मीडिया थी। वहाँ पे काम किया, और फिर मुझे लगा कि वहाँ पे भी चूँकि वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा फ्री विल जितना मैं एग्जर्ट करना चाहता हूँ कि मुझे मान लो मोदी को क्रिटिसाइज ही करना है, एंड समवन इज स्टॉपिंग, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो फिर मुझे समस्या होने लगती कि नहीं, आई मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मुझे जो बोलना है मैं बोल सकता हूँ, मुझे इतनी फ्रीडम चाहिए। तो मुझे लगा कि वहाँ पे लिमिटेशंस हैं, और ये एक सत्य भी है कि लिमिटेशन होगी भी, क्योंकि आप जब एडिटर बनते हैं तो आप साइन कर रहे हो ना उनके टर्म्स पे, तो आप वहाँ पे हीरो नहीं बन सकते कि नहीं नहीं मुझे ये करना, नहीं भाई, somebody इज पेइंग यू फॉर सम जॉब, आपको ये करना है। उसके बियॉन्ड जाओगे तो उस व्यक्ति के अपने बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो नहीं सधेंगे, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं। तो मैं ये किसी भी नॉर्मल एम्प्लॉय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं उनको विवश ना करूं और वो मुझे विवश ना करे, तो फिर मैं अपना इंडिपेंडेंट जो है, फिर मैंने डू पॉलिटिक्स आरंभ किया। उसके बाद फिर उसमें भी पार्टनर के साथ जो भी हमें लगा कि हम लोग दोनों दो तरह सोचते हैं, फिर मैंने अपना ही जो है अजीत भारती करके ही चालू किया। और एक जो बात आपने बोली मानदंड जो पत्रकारिता का, उसमें से एक बोला जाता है कि आप सत्ता से प्रश्न पूछें, तो ये अच्छी बात है। सत्ता से प्रश्न पूछना पूरे जर्नलिज्म का एक एस्पेक्ट है, और कुछ वामपंथियों ने इसे और भी विकृत बना करके कर दिया कि आप सत्ता के विरोध में रहेंगे हमेशा एक पत्रकार के तौर पे। उन्होंने ये परिभाषा अपने आप के नैरेटिव को सूट करने के हिसाब से बनाई है। जैसे कि रवीश कुमार, वो खुद ही आदमी वो परिभाषाएं गढ़ रहा है जिसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, पत्रकार का मतलब एस्टेब्लिशमेंट के विरोध। क्यों भाई, एस्टेब्लिशमेंट सड़कें बना रही तो आप कैसे उसके विरोध में रहोगे? एस्टेब्लिशमेंट यदि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी भारत का आगे लेके जा रहा है तो आप उसके विरोध में कैसे रह सकते हो? प्रश्न पूछना एक मतलब बहुत सारे कार्यों में से एक कार्य होता है पत्रकार का। पत्रकारिता का एकदम मैं सहज जो परिभाषा है, जो मैं मानता हूं अपने अनुभव से, वो यह है, पत्रकारिता का काम मैग्निफिकेशन का होता है। ऑब्जर्व करो, मैग्नीफाई करो। मास मीडिया इसीलिए बोला जाता है उसको। सड़क है, टूटी हुई है, उसको तुम दिखाओ, नई सड़क बनी है उसको भी दिखाओ, वो प्रोपोर्शन होना चाहिए। रवीश कुमार ने जब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव हुआ इस देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी के कारण,
तो उसने एक शो किया जिसमें दिखाया कि भारत में 3 गांव ऐसे हैं जहां पे नहीं पहुंचा है, तो मोदी का दावा झूठ है। मतलब एक ऐसे राष्ट्र में जो 70 वर्ष बाद 100% विद्युतीकरण की बात कर रहा है कि हर जगह हमारा इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है, उस दिन तुमने उसे सेलिब्रेट करने की जगह, उसे एक उपलब्धि बताने की जगह तुम 3 ऐसे गांव लेकर के आ जाते हो जहां पे कह दिया कि हाँ पोल पहुंचा है, तार नहीं लगा है। हो सकता है उसका कुछ कारण रहा हो। भारत में 7 लाख से अधिक गांव हैं संभवतः, तो आप बताओ कि कैसे वो मॉनिटरिंग होगी कि 100% नहीं, 99.9999997% ही हुआ है, इतना छूट गया है। ये धूर्तता है, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता ये है कि आप 40 मिनट का आपका शो था, आप 37-38 मिनट बोलते कि ये किस तरह से, इसके कारण क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, क्यों पहले ऐसा नहीं हो सका, और अंत में आप बोलोगे कि हालांकि सरकार तो कर रही, लेकिन हमने पाया है कि 2-3 जगह छूट गए हैं और वो भी हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वहां तक भी पहुंचा है। मीडिया का काम है इन्फॉर्म करना, मीडिया का काम है बताना कि यहां नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का इंटेंट अगर रहता कि नहीं उन 3 गांव में हम बिजली नहीं देंगे, तब आप कहते उस पर आप पूरा शो कर लो कि देखो इस गांव को जो है ये सरकार नहीं चाहती है कि वहां पे बिजली पहुंचे। तो जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन, कि आप गलत कुछ हो रहा है उसको भी बड़ा बना के दिखाओ, सही कुछ हो रहा है उसको भी बड़ा बना के दिखाओ, एंड ट्राई टू टेक इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। ये नहीं कि स्पिट एंड रन, थूक करके भाग गए, वो वाला नहीं होना चाहिए। आपने एक विषय उठाया है, स्टिक टू इट एंड टैग जो भी उससे संबद्ध लोग हैं उनसे आप प्रश्न पूछिए और उनको विवश कीजिए कि यदि कुछ अनुचित हुआ है उसको सही किया जाए। यह पत्रकारिता है, यही पत्रकार का एक धर्म होना चाहिए। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से चाणक्य जी की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनके विषय में आपको पता चल रहा होगा। हमने चाणक्य जी के ज्ञान पर, उनकी स्ट्रैटेजीज पर, उनके 6000 श्लोकों पर मंथन किया है, गहरा अध्ययन किया है, और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, हम में से हजारों लोग घंटों मेहनत करते हैं, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, लेकिन कोई 1 या 2 होता है जो उस प्रोडक्ट को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल पाता है। क्योंकि निगोशिएशन करना हमें सिखाया नहीं गया, डील कैसे क्लोज होती है हमको नहीं पता, हम एक ढंग की टीम नहीं बना सकते, और वो भी तब जब लेजेंडरी स्ट्रैटेजिस्ट आचार्य चाणक्य जी हमें सब कुछ सिखा कर गए हैं। उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को ऐसा डिकोड किया कि एक साधारण से लड़के को सड़क से उठाकर राजा बना दिया, और हमने इन्हीं स्ट्रैटेजीज को कंडेंस किया है 10 सीक्रेट प्रिंसिपल्स में, जो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएगा और आपको फियरलेस लीडर। और इस कोर्स में आपको 20 से भी ज्यादा रियल लाइफ के स्टडीज मिलेंगी, जहां आप खुद देखेंगे कि इन सीक्रेट प्रिंसिपल्स को एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी जायंट कंपनीज कैसे यूज करती हैं। दोस्तों, कुछ बड़ा करने के लिए केवल हार्डवर्क और लक ही काफी नहीं है, आपको स्ट्रेटजी भी चाहिए। तो आज अपने लिए सबसे अच्छा कदम उठाएं, चाणक्यास कोड में इनरोल करें। कोर्स की डिटेल्स के लिए लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। अजीत जी, आपने जैसे बताया कि आपकी जो पूरी जर्नी रही है, यात्रा रही है, उसमें एक ऐसा भी पड़ाव आता है जहां आपको लगता है कि अब पत्रकारिता में केवल 2 चीज़ें रह गई, या तो आप प्रो मोदी हैं या फिर अगेंस्ट मोदी हैं। ये नैरेटिव हर जगह चल रहा है। आप थोड़ा सा नेशनलिस्टिक बात करेंगे, धार्मिक विचारों को आगे लाएंगे, तो आपको बोला जाएगा कि आप बीजेपी फंडेड हैं। ऐसा मेरे साथ भी पिछले 1-2 साल से होता ही आ रहा है कि वो आप 2 वीडियो डालेंगे। मैंने चैनल पे एक बार भगवान शिव पर राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा अपना ज्ञान प्रकट किया था, उस पर चर्चा की थी, तो वो वीडियो मैंने हटा भी ली, क्योंकि लोगों को लगा कि बीजेपी ने मुझे पैसे भेज दिए हैं। चूंकि मैं धर्म के ही मुद्दे उठाता हूँ, जहाँ पर आध्यात्म का गलत प्रयोग हुआ या फिर गलत परिभाषा की गई थी, उसको समझाने के लिए किया था। वो राहुल गांधी जी ने कर दिया, तो वो हटा दिया मैं, इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसा आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको आता है? तो पैसा आ रहा है क्या? तो फिर मतलब हम भी अप्रोच करें। नहीं, पैसे का क्या है ना कि मुझे तो कभी बोल देते हैं सुबह में कि सपा का फंड इसको आया है। जब मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि बीच में जो है ना वो है नहीं, प्रो मोदी अगेंस्ट मोदी टाइप का है, बीच में एक वॉइड था। और मेरा ये ओपन स्टैंस रहा है कि मैं मोदी का समर्थक हूँ, भाजपा का भी समर्थक हूँ,
लेकिन नीतिगत फैसलों के हिसाब, ये नहीं कि मैं मोदी जी ने कुछ भी किया और मोदी जी का वो कार्यकर्ता का है, वो पत्रकार का नहीं है। समर्थक होने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी के विजन्स में मुझे विश्वास है, मुझे उसके इंटेंट पे कभी डाउट नहीं हुआ है। और एक व्यक्ति त्रुटियां कर सकता है, एक व्यक्ति त्रुटियां करने के लिए विवश किया जा सकता है परिस्थितियों के कारण, हो सकता है उसके अलायंस पार्टनर हो, उसके कारण वो उस तरह से निर्णय नहीं ले पा रहा हो जो वो पहले ले सकता था। इस कारण से और भी कई बातें होती हैं जिसको लेकर के हमारा विरोध रहता है। तो नरेंद्र मोदी की बुराई कर दी तो वो बोल दें कि इसको तो सपा से पैसे आते हैं, फिर मोदी मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जो जिसको मन है वो गरिया के चला जाएगा आपको। इसमें वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पत्रकार और कार्यकर्ता में अंतर होता है, और एक व्यक्ति दिन में 3 विषय पे 3 अलग तरह के विचार रख सकता है। जरूरी नहीं है कि सुबह मैंने बोला कि नहीं मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो मैं इस बात को भी समर्थन दूं कि भाई पिछली तिमाही में आपका ग्रोथ रेट 5.4% क्यों रहा है, जो कि बहुत खराब ग्रोथ रेट। उसके पीछे क्या कारण है? या फिर मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा कि रेवड़ी वाली राजनीति आप कर रहे हैं जो कि गलत है, और मोदी वही करने लगे, भाजपा वाले हर जगह करने लगे, तो मैं कहूँ कि नहीं ये भाजपा कर रहे तो भाजपा की रेवड़ी ने वो जलेबी है। तो ये जो है ये दोगलापन होता है, और मैं उससे बचता हूँ जहां तक हो सके। संभव है कि मैं भी व्यक्ति हूँ, मुझसे भी त्रुटियां होती हैं, मैंने भी हो सकता है कभी कुछ ऐसा बोला हो जिसके उलट हो गया हो, तो मैं कम से कम इतने खुले विचारों का है कि मैं उसको स्वीकारता और बोलता हूँ कि हाँ यहाँ पे मुझसे गलती हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और वो अपने फ्रेम में आपको फिट करने की कोशिश करेंगे। वो जैसे देखते हैं ना, आप जैसे आपने उदाहरण दिया राहुल गांधी वाले पे, शिप पे उसने बकवास किया, तो भाई जो और ये 2% फॉलोअर्स होंगे आपके जिन्हें ये समस्या हुई होगी, आपको आपको वो नहीं हटाना चाहिए था। मतलब एज ए क्रिएटर और मित्र मैं आपको बता रहा हूं कि आपका काम धर्म को जनता तक ले जाना है, और यदि कोई आदमी उसको पॉल्यूट कर रहा है, अपनी परिभाषाएं कर रहा है, तो आपको उसका उदाहरण लेकर के संदर्भ सहित बताना चाहिए कि भाई ये कहाँ पे, ये अभय मुद्रा की जो बात कर रहा है इस तरह की बात कहीं पे नहीं है, कुछ ये कहीं से इंपोर्टेड कुछ भी ला करके बोल रहा है, तो आपको उस तरह से करना चाहिए। वही है कि लोग मान करके चलते हैं कि नहीं ये धर्म की बात कर रहा है, ये भाजपा वाला होगा। भाजपा वाले होते तो हम लोग इतने छोटे स्टूडियो में अभी बात नहीं कर रहे होते। भाजपा यदि मैं तो यही बार बार कहता हूं कि, और भाजपा के ही कुछ लोग कह देते हैं कि मोदी ने तुमको, मोदी के कारण तुम इतने बड़े। नहीं भाई, मोदी से पहले मैं पैदा हुआ था, मतलब मोदी के 2014 आने से पहले मैं उत्पन्न हुआ, धरती पे आया हूँ, और मेरे माँ बाप ने परिश्रम किया, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी अपनी कुछ मतलब प्रतिभाएं हैं जिसके कारण मैं इस स्तर पे पहुंचा हूँ। एंड मोदी हैज़ नथिंग टू डू विथ इट। मनमोहन भी रहते, कोई भी रहते, मैं इसी तरह से अपनी पत्रकारिता जो है वो करता रहता। तो वो वही है, कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात हो जाती है। लेकिन इसमें वो अभी उत्तर नहीं आया है कि क्या पार्टियां सही में फंड दे रही हैं? नहीं, आपके जान पहचान में भाजपा छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां फंड करती हैं। मैं ये भी आपको बता देता हूं, भाजपा के फंड ना करने का एक कारण यह है कि इन्हें लगता है कि यार हम किसी को पैसे क्यों दें, हमारा मार्केटिंग अपने आप हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वी डोंट नीड टू मार्केट इट। वो एप्पल वाली बात हो जाती है कि उसको मतलब ऐड चलाने की आवश्यकता, बहुत लंबे समय तक वो ऐड वर्ड उस तरह से नहीं देते थे, या किसी एक्टर को पकड़ लिया उससे ऐड अभी भी नहीं करवाते हैं। उनका वो है कि भाई हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है वो चलेगा, उसके लिए हमें मार्केटिंग की आवश्यकता। भाजपा को भी यही लगता है, और भाजपा से जो लोग इनफैक्ट छिटक के दूसरी तरफ गए हैं उनका भी यही कारण रहा है कि यार लाइफ का थ्रेट होता है। हम यदि भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू रूइन योरसेल्फ, और भी तरह तरह की समस्याएं होती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू कम फॉर यू। वो आपके लिए खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनका पहला प्रश्न ये होता है कि हमने तुम्हें बोला था ऐसा बोलने के लिए, तो भाई तुमने ये अपने ऊपर इन्वाइट किया है तो तुम अपना झेलो, हम तुम्हारे साथ नहीं है, हमारे लिए कर रहे हो ठीक है करो, ये अभी हमने बोला तो नहीं था। कंगना रनौत इन लोगों के साथ देखा। अजीत जी, जब पत्रकारिता की बात होती है तो
एक टर्म आता है निर्भीक पत्रकारिता, और उसको बोला जाता है एक बहुत निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार है। कहने में बहुत आसान है, जो करता है उसको पता है कि निर्भीकता ये जो भय है और उससे लड़ना। क्योंकि अभी आप ही के साथ ऐसा हुआ है कि 2 बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपके साथ हुआ, बेंगलोर से पुलिस भी भेजी गई। तो ऐसे उसमें अगर आप मान लीजिए, अभी तो ये तो उसका वही हो गया कि अगर बीजेपी सपोर्ट ही कर रही होती, फंड ही कर रही होती, तो ये झेलना ही क्यों पड़ता। लेकिन झेलता एक पत्रकार, उसको लोग नहीं समझते हैं। तो आपके साथ ये जो हो रहा है उसमें भी निर्भीक बने रहना, ये जो शक्ति आती है, यही जो मोटिवेशन है, ये कहाँ से आती है? क्योंकि 2-3 बार चीज़ें हो जाती तो लोग सोचते हैं मैं क्यों अपने आप को इतना झोंक रहा हूँ। तो ये जो निर्भीक पत्रकारिता है, इसके सही मायने बताइए क्या है? बहुत आसान होता कि मैं कोई खेमा पकड़ लेता, और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं कि मंत्रियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। जान पहचान एज ए कंटेंट क्रिएटर ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं उतनी जान पहचान रखता या भाजपा सही में फंड करती तो मुझे एक्सेस मिला रहता कि मैं मंत्रियों के साथ पॉडकास्ट कर रहा होता। मेरा नहीं देखा होगा लोगों ने, 1-2 बार मैंने किया है। तो जब कोई इशू रहता है और मेरा किसी ऐसे व्यक्ति से मेरी यदि जान पहचान है जो अरेंज कर दे, तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाके मुझे मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं एक फ़ोन करता हूँ, हाँ मंत्री जी मटन खाते हैं साथ में और पॉडकास्ट भी कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात है नहीं। और दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि यदि मैं दूसरे पक्ष के लिए ऐसा करता तो आई वुड हैव बीन डूइंग वंडरफुली वेल। मैं भी कहीं जर्मनी में कॉटेज लेकर के बढ़िया एकदम रिसोर्ट टाइप में मज़े करते रहता। लेकिन कुछ संभवतः उस भूमि का प्रभाव है जहाँ से मैं आता हूँ, बेगूसराय का, जहाँ दिनकर जैसे लोग हुए हैं। कुछ मेरी स्कूलिंग का है और कुछ अपना, जब उस तरह की अपब्रिंगिंग होती है तो फिर आप जो है वो जो दूसरे रास्ते होते हैं इतने विकृत होते हैं जहाँ पे बुद्धि आपकी, विवेक जो है आपका अलाउ नहीं करता है कि यार कोई आज के समय में राहुल गांधी की बड़ाई कैसे कर सकता है यार, मतलब उसमें होप किसको, उसकी माँ को संभवतः उसमें होप नहीं दिखता होगा, उसमें किसी को होप कैसे दिख सकता है? या फिर जो जर्नलिज्म के नाम पे एनडीटीवी लंबे समय से करता रहा था, या फिर आज वहाँ से निकाले गए सारे लोग कर रहे हैं, वो कैसे अपने आप को समझाते हैं कि भारत में कोई ग्रोथ ही नहीं हुई 2014 के बाद से, जितनी समस्याएं हैं 2014 के बाद ही आई हैं। ऐसे प्रश्नों का कोई भी ढंग का उत्तर है नहीं। मेरे जैसे लोगों के पास है उत्तर, क्योंकि हमने अपनी आत्मा जो है नहीं बेची है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि लेफ्ट विंग भी जितना क्रिटिसाइज कर रहा है ना मोदी को, मतलब क्रिटिसिज्म में भी एक आलोचना होती है, एक समालोचना होती है। यदि प्रॉपरली कोई थर्ड पार्टी इंडिविजुअल आके एनालाइज करे तो राइट विंग से होते हुए मैंने जितनी आलोचना की और जितनी स्वस्थ आलोचना की, केवल आलोचना नहीं कि मैंने समाधान भी बताया है, उतना किसी ने नहीं किया होगा। स्टिल मैं बीजेपी का ही आदमी माना जाता हूं, क्योंकि मैं घोषित रूप से कहता हूं कि हाँ मैं भाजपा का समर्थक हूं, मैं मोदी का समर्थक हूं। अब इसके बाद भी जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था कि कहीं मैं यदि फंसूंगा तो प्रश्न यही आता है कि हमने आपको बोला था क्या। और जब आप ये सारी परिस्थितियां आप समझते हैं और आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी कि यार कैसे यार लेफ्टिस्ट को या राहुल गांधी को, ऐसे लोगों को आप कैसे सही मान सकते हो, तो ठीक है अंधों में कान्हा राजा ही सही, उस तरह से। और फिर पत्रकारिता का यही होता है कि भाई आप इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म या बड़ाई करें, कि जो विषय है उस पे बोलें। और फिर अंततः मरना सबको है। मेरा एक मित्र था बैचमेट, ऐसे ही सड़क पे जा रहा था, धक्का लग गया, उसकी मृत्यु हो गई। या कोई और आदमी है, वो राम मंदिर के आंदोलन में जा रहा था, उसमें जो है उनकी मृत्यु हो गई। कोई पर्पस के कारण मरते हैं, उनको पता होता है कि हम जहाँ कूद रहे हैं वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यार एक दिन मरना ही है और इसी तरह से होगा तो मर जाएंगे। लेकिन मेरी कुंडली में कहा हुआ है मैं लंबी आयु का व्यक्ति हूँ, तो थोड़ा सा मुझे उससे भी मिलता है इतनी जल्दी मैं नहीं जाने वाला। तो एक थोड़ा सा वो भी कॉन्फिडेंस और निर्भीकता वही है कि
जहाँ से मैं आता हूँ उधर लोग निर्भीक ही होते हैं, वो गलत करके भी निर्भीकता मेंटेन रखते हैं। मैं तो फिर भी सही कर रहा हूँ। निर्भीकता पर हमने बात की, इसके साथ साथ जुड़ता है निष्पक्षता। और मैं यहाँ पर कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि एक रिपोर्टर जो है उसको भी वोट देने का राइट है ही, और वो वोट अगर देगा तो किसी एक पार्टी को तो देगा ही, दो को तो नहीं देगा। तो यदि वो एक पार्टी को, उसके ब्रेन में ये है एक बायस नहीं कहेंगे, या तो ये कहेंगे कि उसने एनालिसिस किया है और उसको पता है कि मुझे इस फला पार्टी को देना है, और रिपोर्टिंग भी वो करता है, तो वो क्यों नहीं उस पार्टी के लिए रिपोर्टिंग फिर वो करेगा ही, उसके कार्य में दिख सकता है ना। क्या ये निष्पक्षता को? देखिए, पत्रकारिता में ऐसा नहीं है कि हर विषय में आपको निष्पक्षता दिखानी है। अच्छा, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया तो उसमें निष्पक्षता नहीं होते, उसमें एक ही पक्ष होता है। किसी लड़की का रेप हो गया, उसमें दूसरा पक्ष होता ही नहीं, उसमें पीड़िता का ही पक्ष होता है, दूसरा और कोई पक्ष नहीं होता है उसमें। फिर क्या है कि जब हम एनालिसिस वाली जर्नलिज्म में आते हैं तब उसमें आपको लगने लगता है, जब आप विचार देने लगते हो, ऑब्जर्व जहां तक कर रहे हो वहां पे कोई पक्ष नहीं होता है, जैसा दिखा आपने बता दिया। अब सड़क पे दुर्घटना हुई, उसके कारणों में जब हम जाएंगे तो क्या ये हाई स्पीड जोन में दुर्घटना हुई, सड़क टूटी हुई थी, या जो चालक था उसके कारण से दुर्घटना हुई, तो पत्रकार जो होगा, जब रिपोर्टर रिपोर्ट बनाएगा तो वो सारे एस्पेक्ट लिखेगा। उसको ये नहीं करना चाहिए कि यार ये भाजपा वाले राज्य में हुआ है तो इसमें हम कह देते हैं कि सड़क टूटी हुई, वो वाला एस्पेक्ट हम हटा देते हैं। फिर आप अपनी मतलब वो जर्नलिज्म के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, वो न्याय नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक पत्रकार की बात है कि जो आपने बोला कि वो भी किसी को वोट करेगा, और लेकिन वोट वो एक नागरिक के तौर पे कर रहा है। अब आप वोट तो आपका ग्राफिक डिजाइनर भी करता है, तो थंबनेल बनाने दोगे, मान लो कांग्रेस वाले को वोट कर रहा है, वो क्या हाथ छाप उसमें लगा देगा? नहीं लगाएगा ना, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके सामने सब्जेक्ट है, मुझे इस पे काम करना है। पत्रकारिता का भी वही कर्म होता है कि भाई वोटिंग 5 साल में एक बार, स्टेट के लिए देना है 2 बार हो जाएगा, 2 बार वोट करना है तुम्हें, तो उस चीज को तुम अलग रखो, वो एक नागरिक का कर्तव्य है। उसमें हो सकता है तुम्हें बैड अमंग द वर्स्ट टाइप का ही सिचुएशन मिले चुनना, या तुम्हें गुड अमंग द बेस्ट टाइप का, बेस्ट अमंग द बेटर्स ऐसे करके चुनना हो। अब क्या है कि पत्रकार को सदैव ही जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, उसके जितने भी कारण या एस्पेक्ट हो सकते हैं, रिपोर्टिंग में वो नहीं आता है। जब आप ओपिनियन लिखते हो तब वो एस्पेक्ट आता है, और हम ह्यूमन बीइंग हैं तो वो बायस रहेंगे ही। आप उस बायस को कितना नियंत्रित कर सकते हैं ये मैटर करता है। अब क्या है कि आपका बायस नियंत्रित आप ही से नहीं होगा, आप सबमिट करते हो, आपके ऊपर कोई एडिटर भी बैठा हुआ है। अब दोनों वैचारिक रूप से अलाइंड है, हो सकता है बायस्ड पीस जाए। अब जैसे कि पूरे के पूरे न्यूज़पेपर जो है वो बायस्ड हो रखे हैं, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इन सब को आप देखोगे कि ये अलाइंड है। तो ये क्या होता है कि कोई मालिक जो है वो कंट्रोल कर रहा है कि भाई हमें इसी राह पे चलना है। न्यूज़ मीडिया जो है आपको उसमें भी दिख जाएगा, टेलीविज़न मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी कि ऑनरशिप जिसकी जैसे है वो उस हिसाब से ही चलेंगे। अब प्रणय रॉय, राधिका रॉय जो थे वो एनडीटीवी में थे, उसके ऑनर्स थे, प्रोमोटर्स थे। अब उनके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 117 करोड़ ईच का पेनल्टी डाला हुआ है। तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम में लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मोदी के बारे में जो है अच्छी बात तो बोलने वाले हैं नहीं। तो इस कारण से आपको दिख जाएगा कि निष्पक्षता जो है बिजनेस इंटरेस्ट के भी कारण, और आज के समय में संस्थागत निष्पक्षता जो है पत्रकारों की, वो केवल और केवल व्यावसायिक कारणों से ही वो चली जाती है। नहीं तो काम मुझे लगता है कि हर पत्रकार उसी तरह से करना चाहता है जो एक पत्रकार को करना चाहिए। एनालिसिस की बात आएगी तो पर्सनल बायसेज उसमें होंगे ही, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। इसमें जैसे कि आज पत्रकारिता है, तो पहले आपने बताया कि जैसे रेडियो पे आता था, तो मान लीजिए कि भारतीय सरकार ही उसको कंट्रोल कर रही थी, तो उसमें भारत सरकार भी छेड़छाड़ कर सकती थी कि नहीं? नहीं, पूरा करे, क्यों नहीं करेगी? गवर्नमेंट हमेशा, गवर्नमेंट ऑफ द डे वो कंट्रोल करेगी नैरेटिव को, क्योंकि उसको अगला चुनाव जीतना है। उसमें वो अपने अगेंस्ट की बातें वो कभी नहीं दिखाएगी। और ऑल इंडिया न्यूज़ था या दूरदर्शन था, उसमें बुलेटिन जाते थे, उसमें कभी भी एनालिसिस नहीं जाता था उस हिसाब से।
और जब एनालिसिस वाला आने लगा, जैसे पहले तो खाली बुलेटिन हुआ, फिर डिबेट के शोज आने लगे, तब क्या होगा, वो कंट्रोल करेंगे कि 4 गेस्ट हैं, इसमें 3 को मैं प्रो रखता हूँ, एक को थोड़ा बहुत न्यूट्रल रख के, तो वो बैलेंसिंग आउट जो है वो करते हैं। प्रोग्रामिंग में वो आपको दिख जाएगा। फिर जैसे धीरे धीरे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे आपने बताया तकनीकी के साथ मीडिया आगे बढ़ती है, तो अभी हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे मीडिया ही नहीं हो, मीडिया में भी और हर चीज़ में हमारे पास सब वैरायटीज़ ज़्यादा हैं, हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि जो व्यावसायिक जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं निष्पक्षता को आघात पहुंचा देता है। तो अभी क्या आप पे भी ये प्रेशर रहता है इंडिपेंडेंट एज अ जर्नलिस्ट की मेरी वीडियोस पे व्यूज़ जो हैं या फिर मेरी जो रीच है वो किसी तरह से बढ़े, तो उसके लिए मुझे और भी चीज़ों को इसमें लाना पड़ेगा? आपकी स्टाइल क्या है? बुलेटिन स्टाइल ही है जैसे, या फिर जो आपके ओपिनियंस हैं वो आप इस तरह से फ्रेम करते हैं कि जिससे रीच और इस पर, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे न्यूज़ मीडिया है, अगर मान लीजिए उनको बाढ़ दिखाना है और 5 चैनल बाढ़ दिखा रहे हैं तो 2 आदमी उसमें डुबा देगा कि व्यूज़ आ जाए। तो नहीं, ये भी एक मेरा जो है ये कभी भी नहीं रहा, क्योंकि अगर हम व्यूज के पीछे अपने कंटेंट को मॉड्यूलेट करने लगे, एक जैसे यूट्यूब पे एनालिटिक्स का डेटा आता है कि कौन सा व्यूअर जो है आपको देख रहा है, किस तरह का कंटेंट वर्कआउट कर रहा है, उसमें अब बाकी चीज़ों में एजुकेशनल चैनल्स हैं, हाउ टू वाले हैं, इंटरटेनमेंट का है, उसमें तो वो काम करता है। पत्रकारिता में क्या है कि पत्रकारिता है कि कुछ घटित हुआ और उसके हिसाब से आपको बोलना है, वहाँ पे क्या हुआ है, और इसमें आपने अपने ऑडियंस को ग्रूम किया है कि आपसे वो आशा क्या रखते हैं कि अजीत भारती है तो ये क्या बोलेगा इस इशू पे, ये उनको पता है। जो ही आप व्यूज के लिए अपना स्तर गिराते हैं या अपनी राह बदलना चाहते हैं, यू विल स्टैंड टू लूज ऑडियंस। आपके जो लॉयल ऑडियंस हैं वो जाने लगेंगे, धीरे धीरे आपको दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत ही सहज है कि मैं राहुल गांधी को और मोदी को लेकर के रोज लेकर बैठ जाऊं, आज खाट खड़ी कर दी, इस तरह के थंबनेल लेकर के गर्दा उड़ा दिया, और मतलब वो प्रोवोकेटिव थंबनेल जो होते हैं ना, वो मैं भी करने लगूं। वो करूंगा तो आएंगे कुछ व्यूअर्स आएंगे। मैं देखता हूं, मतलब हमारे भी तरफ के लोग हैं कुछ, और उधर वाले तो 4 जून के बाद 17-18 बार सरकार गिरा चुके हैं। उनके थंबनेल के एनालिसिस आप कर लो, कुछ लोग हैं, कुछ चैनल हैं यूट्यूब के, अभी भी मतलब वो थंबनेल एग्जिस्ट कर रहा है कि अब तो सरकार गई, मोदी गया, योगी आएगा, योगी को हटा दिया गया, ये सारा कुछ हो चुका है। लगता है कभी कभी कि वो अनंत ब्रह्मांड का जो कॉन्सेप्ट है ना, कोई पैरेलल यूनिवर्स के ये लोग थंबनेल यहाँ पे वो चला रहे हैं, उधर ये सब घटित हो चुका होगा तो इनको पता चला होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब एक तरह से आप मान के चलिए कि नैराश्य का भाव जो है वो जगाती हैं कि ये क्या चल रहा है यार, मतलब क्या उसके पीछे जाए। अब ऑब्वियस सी बात है कि व्यूज बढ़ेंगे तो पैसा आपको ज़्यादा आएगा, ये निस्संदेह मतलब बात सही है, बट आपको चुनना पड़ता है कि आप थोड़ा कम व्यूज़ हो लेकिन आपकी ऑडियंस लॉयल हो, तो क्या आप वो राह चलना चाहेंगे, या फिर अभी आपको 3 महीने हो सकता है इस कारण से पैसे ज़्यादा मिलेंगे लेकिन उसके बाद आपको श्योर शॉट डिक्लाइन आपको दिखेगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा भी बचा के रखा हुआ है कि भाई मुझे जो भी नीतिगत आलोचना मुझे करनी पड़ेगी मैं करूँगा, जहाँ पे भी करनी पड़ेगी। इसके कारण मुझे मेरे भाजपा के जो समर्थक हैं वो गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं कमेंट उतना पढ़ता ही नहीं, ये सब मैं सॉर्ट आउट कर रखा है अपने आप को कि भाई इन बकलोलियों में मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे अपना काम करना है, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, गरियाना है गरियाओ। ट्विटर पे गरियाओगे तो इंगेजमेंट होता है, उससे पैसे ही मुझे मिलने हैं, तो मुझे उससे भी कोई समस्या नहीं होती है। अजीत जी, जैसे आपने बताया कि आप आलोचना, समालोचना, स्वस्थ आलोचना की बात कर रहे हैं, उसमें आपने बताया कि बीजेपी की भी मुझे अगर मुझे दिखता है मैं करता हूँ जब, और उसमें भी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी जो लॉयल फैंस हैं या ऑडियंस वो समझती है कि आप इस तरह का कार्य करते हैं। बीजेपी से ऐसी क्या निराशा आपको दिख रही है? जैसे बीजेपी के समर्थक बने
तो उसके आपने विजन्स देखे, कुछ कार्य देखा, तो हमें लगा कि ये सही रहा है। ये जो पिछले 2-3 सालों से जो निराशा का माहौल बना है, वो क्यों बना है? आपको क्या लगता है? आप उसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं आपके लिए कि बीजेपी से भी अब वो उम्मीद नहीं बच रही है? बीजेपी ने, जो हम अभी पिछले पॉडकास्ट में जो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने बोला कि भाजपा ने हिंदुत्व की राह छोड़ दी। भाजपा प्योरली विकास के विषयों को लेकर के ही चुनाव में जाने लगी, और उस चक्कर में क्या हुआ कि जो सभ्यतागत विषय थे, जो इनके मैनिफेस्टो का या रैलियों के स्पीचेस का हिस्सा बना करते थे, वो अचानक से इनके विचार बिंदुओं की लिस्ट से जो वो गायब हो चुका है कि भाई उसमें अब है ही नहीं। इस कारण नैराश्य का भाव जो है बहुत लोगों में उपजता है। और 10 वर्ष हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 5 वर्ष में लोगों ने समझा कि नहीं नहीं अभी जो है बर्डन नहीं करना चाहिए मोदी को, जो है अभी यार आया है उसको स्टेबल होने दो, उसको अगला चुनाव भी देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई। फिर वो 5 साल बीते, उसके बाद के भी 5 साल बीत गए। फिर हमें देखने को मिल रहा है कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। पेट्रोल का दाम फॉर दैट मैटर, कि आप बोल रहे हो कि भाई पेट्रोल का दाम कम हो गया है, पूरी दुनिया में वैश्विक क्रूड का दाम जो है घट रहा है, आपने सस्ते दामों में खरीदा भी है रूस से। पहले आप हमें मतलब वो चूरन फंकवाते थे कि ऑयल बॉन्ड्स जो है वो कांग्रेस ने बहुत ले रखे थे, उसका उधार हमें चुकता करना पड़ रहा है। वो सब हो गया, वो बहुत छोटा है। अभी भी 100 रुपये में क्यों लेना पड़ रहा है ये मुझे समझ में, वो पास ऑन क्यों नहीं हो रहा है? पास ऑन इसलिए नहीं हो रहा है कि आप भी अब चुनाव जीतने के लिए फ्रीवीज में आप कूद चुके हो। ये जो 90 करोड़ लोगों को राशन जा रहा है फ्री का, उसका एक प्राइस है। उसी तरह जो और रेवड़ियाँ 250 रुपया इसको महिला को दे दो, 2500 रुपया इसको दे दो, 2000 उसको दे दो, ये सब जब करने लगे, उसका भी तो एक पब्लिक एक्सचेकर, वो कहाँ से आता है पैसा? कहीं से तो आता है। वो बर्डन कौन लेगा? तो भाई पेट्रोल वाला ले रहा है, या फिर इनकम टैक्स जो पे कर रहा है वो ले रहा है। आप जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लाभ को, वो यार सेविंग्स है उसकी, उससे वो कुछ कमा रहा है। मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो 10,000 12,000 रुपया कमा रहा है शेयर मार्केट से लाभ, उस पर भी आपने जो 30% का ये मार दिया है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कुछ नीतिगत विषय हैं। और आपसे आशा थी कि आप, जैसे बजट की बात होती है इनकम टैक्स को लेकर के, तो आप उसको रैशनलाइज थोड़ा सा करते कि जो टैक्स पे कर रहा है उसको मोदी जी जो है वो पुण्य कमा रहे हैं। भाई पुण्य नहीं चाहिए हमको, हम टैक्स दाताओं को पुण्य नहीं चाहिए। हम कितना पुण्य कमाएंगे भाई? कुछ और हमें चाहिए उसके बदले। हम जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसका चिदम्बरम आता है, इन सब में जब हम मतलब देखते हैं, या कांग्रेस का जो लास्ट बजट है 2013 का बजट आप देख लीजिए, उस वक्त जो इनकम टैक्स का रेट था कि इतने तक नहीं लगेगा, भाजपा ने बहुत बढ़ाया है। तो उस समय पे इन्फ्लेशन ऐड कीजिएगा ना, तो इनफैक्ट भाजपा ने और कम कर दिया उस थ्रेशोल्ड को। जैसे 2.5 लाख पे था एक टाइम पे वो, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जो है संभवतः 5 पे आया था। ऐसे होते होते उसको भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट कीजिएगा, तो अभी के हिसाब से, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं एग्जैक्ट डेटा भूल रहा हूँ, बट वो लगभग 10 लाख पे आता है। कि उस टाइम 2.5 लाख जितना दे रहा था वो 10 लाख के लेवल का है आज के लेवल में। तो कांग्रेस ने उस समय के जीवन स्तर के हिसाब से भाजपा से अधिक रिलीफ दिया हुआ था। ये कोई नहीं देख रहा है। ये नंबर एब्सोल्यूट नंबर्स देख रहे हैं कि नहीं, उनका 2.5 लाख पे था, हमने 7 लाख कर दिया। भाई तुम देखो तो कितना वर्ष बीत चुका है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है पर ईयर का, ये सब जोड़ो। ये बहुत सारी और भी बातें होती हैं सभ्यतागत विषय पे। ये चुप है, बिल्कुल चुप है। वक्त पे ये रैलियों में इन्होंने महाराष्ट्र में बोला वक्त पे ये कर देंगे, अभी बोल रहे हैं कि अब जो है हम जेपीसी का डेट जो है उस पर बढ़ाएंगे। हम आशा कर रहे थे कि दिसंबर में वक्त जो है वो संशोधन हो करके वो नॉर्मल हो जाएगा जैसा होना चाहिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है जो पूरी तरह से हिंदुओं के विरोध में है, हिंदू मंदिरों के ही लिए बनाया गया था वो।
ये इन सारी बातों पे लोग कुछ नहीं बोलते। एनआरसी का इशू है, इन्फिल्ट्रेशन का इशू है, ये सब पे भाजपा एकदम चुप, खाली रैलियों में बकवास करती है, एक्चुअल में कुछ भी काम करती नहीं दिखती है। तो इस पे एक पत्रकार के तौर पे मैं जो है वो चालीसा पढ़ता हुआ नहीं दिख सकता। मैं इनकी आलोचना करूँगा इवन व्हेन जो मेरे समर्थक हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं भाजपा के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो वैसे नहीं काम करता हूँ मैं। इसमें जैसे आपने बताई बहुत ढेर सारी समस्याएं जहां बीजेपी फेल होती दिख रही है या फिर उनका कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है। अभी मैं आनंद रंगनाथन जी की हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने 8 करीब पॉइंट्स बताए हैं जो हिंदुओं की एक समस्या है जिस पर बीजेपी भी काम नहीं कर रही है। जैसे आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बताया, उसमें एक इंस्टीट्यूशन की जब आप इसकी बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें भी पिछले कई सालों में देखा गया कि जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिला और पिछले कई सालों में दसियों हजार इंस्टीट्यूशन बंद हुए हैं, या तो लेट सपोर्ट आता है और वो सकम कर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक ऐसी सरकार जो हिंदुत्व को लेके ही आई है, उसकी यूएसपी ही वही है, तो उनके पास ऐसा क्या रीज़न है ना काम करने को, हिंदुओं के लिए ना करने को? ऐसे क्या रीजंस हैं उनके पास? उनके पास कारण यह है, उनको यह दिख गया कि यार ये लोग जाएंगे कहाँ। अब मेरे जैसा आदमी कुछ भी कर ले, यार कांग्रेस को तो वोट नहीं देने दूंगा, मैं उनको वोट नहीं दूंगा, राजद को दूंगा नहीं, जदयू को दूंगा नहीं, तो मैं किसको वोट दूंगा? भाजपा को ही वोट दूंगा। इन्हें लग गया कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वोटर्स का, एक बहुत बड़ा समूह ऐसा है जिसके पास भाजपा के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं, और ये सत्य भी है। अब उस चक्कर में इन्होंने उसको कंप्लीटली इग्नोर करके ये बोले पसमानदा तुष्टीकरण करते हैं, और उसका नाम रखा स्नेह यात्रा। मुसलमानों से मिलो, उसको समझाओ, तृप्तिकरण। बाकी तुष्टीकरण कर रहे थे, इन्होंने बोला कि हम नाम बदल देते हैं और हम तृप्तिकरण करेंगे उनका। इस तरह से जब करने लगे तो समस्या उससे भी नहीं है यार, मुसलमान भी भारत के ही नागरिक हैं, जिस भी तरह के नागरिक हैं, लेकिन टेक्निकली हैं भारत के ही नागरिक। अब कुछ भी करना होगा तो उसके लिए भी करना होगा, तो हम ये नहीं बोल रहे कि उसका तुष्टीकरण मत करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिंदूज। जो इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर रहे हैं ना कि बंद हो गए, पुजारियों को कहाँ वेतन मिलता है? कोई पैरिटी ही नहीं है। इमामों को जिस तरह से वेतन मिलता, रामलला के कपड़े के लिए पता कर लीजिए कितना पैसा मिलता रहा है। और क्या राम मंदिर है सरकार ने नहीं बनवाया ना, हमारे आपके जैसे लोगों ने चंदा दिया है तब जाकर के वो मंदिर बना है। गवर्नमेंट का ठीक है, भाजपा को क्रेडिट है, मूवमेंट क्या मोबिलाइज किया उसके लिए देता हूँ। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि आपने हमसे जो पैसा लिया हमारे मंदिरों से, तो सरकार को तो सरकार ने 1 रुपया दिया था, और वो ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि प्रायश्चित का एक वो है, तरीका है कि सरकार भी 1 रुपया टोकन जो है अपना समर्थन दे रहे। लेकिन क्या हमारे मंदिरों को मुक्त कर देते तो क्या मतलब हम एक मंदिर ने और भी मंदिर बनवाते, हम मंदिरों में स्कूल खोलते, गुरुकुल खोलते, संस्कृत के महाविद्यालय जो है या विश्वविद्यालय है। देखिए किस तरह की स्थिति है, बनारस में ही है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जितना शोध जर्मनी में हो रहा है या यूएस में हो रहा है संस्कृत को, भारत में नहीं हो रहा है। आप जो शिक्षणम ऐप चला रहे हैं, ये काम आपका नहीं था, ये काम गवर्नमेंट का था कि वो संस्कृत को पॉपुलर करे, और सौभाग्य से सारे ग्रंथ जो है संस्कृत में ही हैं। तो गवर्नमेंट यदि प्राचीन इतिहास को, प्राचीन ग्रंथों को यदि आम जनता तक ले जाना चाहती तो ये उसका काम था, उनको ये करना चाहिए था। वो नहीं कर रहे, आपके जैसे इंडिविजुअल जो है वो कार्य क्यों कर रहे हैं? ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है जिस पर इनको ध्यान देना चाहिए था। और ये कहीं ना कहीं कि भाई ये वोट हमें देंगे ही, ये कहाँ जाएंगे, तो उस चक्कर में ये भटके हैं। लेकिन इनको थप्पड़ जो है 240 का भी पड़ा है लोकसभा में, तो ये फिर वो राह जो है थोड़ा वापस आने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड का था, और इन्होंने वहाँ पे बोला कि हम वक्फ पास कराएंगे ये सब, और जो ही रिजल्ट आता है उसके बाद संसद सत्र आरंभ होता है, उसमें बोलते हैं कि हम
अभी जो है बजट सत्र के अंतिम दिन तक जो है हम एक्सटेंशन चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वक्फ बोर्ड पे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका इंटेंट उस तरह से दिख नहीं रहा है कि ये लोग कुछ करना चाह रहे हिंदुओं के लिए। क्योंकि आप देखिए तो अगर मंदिरों को छोड़ना है, अगर सरकार छोड़े, तो इनफैक्ट आनंद जी अपनी बुक में ये भी कहते हैं कि हम मंदिरों की जो व्यवस्था है, पहली बात तो ये सबसे पहले कहते हैं हम छोड़ देंगे तो कौन संभालेगा, कायोस हो जाएगा। तो उसमें भी एक सोल्यूशन है कि हम उसको पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। अगर बहुत कुछ करना है तो हम मंदिरों की व्यवस्था को एक पब्लिक कंपनी बना दें कि प्रत्येक व्यक्ति ने उसमें अपना शेयर लिया हुआ है। अगर वो अच्छा जाता है, वहाँ की शिक्षा अगर आगे बढ़ती है, वहाँ से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वहाँ से हम चीज़ों को अच्छा करते हैं, सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट का ये जो रुख है कि हम अगर मंदिरों को छोड़ देंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो करेगा कौन? तो अंग्रेज भी तो यही बोल के गए थे ना भारत के बारे में कि हम यदि छोड़ देंगे तो इंडिया विल बी ए क्योटिक नेशन और दे विल किल ईच अदर। ऐसा नहीं हुआ ना भाई। तो तुम ये क्यों एज्यूम कर रहे हो तुम ही बाबा हो? हिंदू किसी भी दिन इस बात से अधिक मतलब प्रसन्न रहेगा कि भाई लूटना यह साला सरकार ना लूटे, हम खुद ही लूटेंगे। मैं एक दानदाता हूं किसी मंदिर का, मुझे इस बात से सदैव समस्या रहेगी कि मेरे दिए गए दान से किसी की हज की फाइनेंसिंग हो रही है, किसी के इमाम की सैलरी जा रही है, और किसी के मजहब के ऊपर शोध जो हो रहा है उसके लिए एक इस्लामिक स्टडीज का सेंटर बना हुआ है, उसमें पैसा जा रहा है, या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। ये कहाँ से फंड आ रहा है भाई? ये फंड हमारे मंदिरों का है दिया हुआ। तो भाई हमें मुक्त कर दो, वी विल गवर्न आवरसेल्व्स। इतने मठ चल रहे, कौन उसको गवर्न कर रहा है? मठों को गवर्न कर रहा है ना, तो हर मंदिर किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उसके संप्रदाय वाले उसको संभाल लेंगे। तो ये गवर्नमेंट का हेडेक नहीं है, हम हमारी व्यवस्थाएं हैं, वी विल टेक केयर ऑफ इट, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। तुम ये बकलोली बंद करो, मुक्त करो मंदिरों को, और हम अपना देखेंगे, और हम अपने अलग तरह से लॉज बनाएंगे। ये बकलोली है यार। इसमें माइनॉरिटीज़ को भी लेकर जब बात होती है तो ये भी बहुत एक मिसिंग चीज़ है कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं। 8 स्टेट ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, तो उसको भी नहीं ध्यान में दिया जाता है। और जितने भी लॉज या एक्ट्स बनाए जाते हैं वो ओवरऑल कंट्री को देख कर। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा से जो जो आशा की जा रही थी ना, उसमें से कुछ भी नहीं किया इन्होंने। इसमें स्पष्ट रूप से आपको माइनॉरिटी के लिए एक तो डेफिनेशन होना चाहिए यार। 12% 15% जो जनता है वो माइनॉरिटी नहीं होती, वो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। वो 5% का एक लॉ बनाओ, 5% से ऊपर जहाँ जो जनता है वो मेजॉरिटी में आती है, माइनॉरिटी में नहीं आती है। एक तो ये माइनॉरिटी में भी देखा जाए कि आपका माइनॉरिटी का जो फंड है उसमें 90% एक ही कम्युनिटी को क्यों जा रहा है? जो एक्चुअल माइनॉरिटी हैं, जो सिख हैं, या फिर जो आपको क्रिश्चियंस हैं, अन्य फेथ के बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, इनके लिए मतलब इनको देखो कितना परसेंट जा रहा है माइनॉरिटी कल्याण वाला। और तीसरी बात, लॉ अमेंड होना चाहिए और माइनॉरिटी स्टेटस जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अप्लाई होना चाहिए, या पंचायत के स्तर तक, कि जिस पंचायत में जितने ज़्यादा लोग हैं, या पंचायत बहुत छोटी एंटिटी हो जाती है तो आप डिस्ट्रिक्ट तक कर दो। एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल भी होगा, स्कूल भी ढंग का होगा। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का चलता है, तो आप उस स्तर तक कर दो। आप स्टेट को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी उसके आधार पर मत डिसाइड करो। और यहाँ स्टेट भी नहीं, यहाँ तो नेशनल लेवल पे है कि कश्मीर जो है वो माइनॉरिटी फंड्स का फायदा उठा रही, तो समझ ही में नहीं आता है। कश्मीर है, पंजाब है, नागालैंड है। हाँ, इसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी से कुछ निराशा हमारे सामने है, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर अभी पिछले 2-3 साल से ऐसे कोई पुख्ता कदम तो नहीं उठाए हैं। पत्रकारिता की बात कर रहे थे अजीत जी। पत्रकारिता में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फेक न्यूज़ को कर्ब करना, क्योंकि एक पत्रकार पर जब एक फोर्थ पिलर ही कहा जा रहा है कि जो पत्रकारिता है मीडिया की, जनता के लिए अगर सरकार भी कुछ गलत कर रही है तो कम से कम पत्रकार उसके साथ है, उसकी आवाज़ वहाँ तक ले जा रहा है। तो फेक न्यूज़ को बंद करना एक, मुझे लग रहा है, एक मापदंड है। मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट नहीं हूँ। नहीं, अब फेक न्यूज़ आता कहाँ से? पहले फेक न्यूज़ क्या है? वो प्रोपेगेंडा होता है। फेक न्यूज़ एक पर्पस के साथ फैलाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जब वो घटना घटित हुई तब उसका पूरा सत्य किसी को पता नहीं था। मान लीजिए कि एक
जैसे जय श्री राम बोलने को लेकर के मारपीट की घटनाएं 2019 के जुलाई में जो है बहुत अधिक बोली जा रही थी कि हुआ। उस वक्त मैं ऑफ इंडिया में था। हमने 52 इंसिडेंट रिकॉर्ड किए 2-3 महीने में। हर दूसरे दिन कोई बोल रहा था कि मेरा टोपी फेंक दिया, बोला जय श्री राम बोलो, मुझे थप्पड़ मार दिया। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें बोल दिया कि हारने वाली टीम को बोला मारते हुए जय श्री राम बोलो, क्योंकि वो मुसलमान थे। एक भी उस 52 में से एक भी न्यूज सही नहीं निकला, नॉट अ सिंगल वन। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि अल्लाह अकबर बोल करके जो बम फट रहे हैं और जो आईसिस के फ्लैग पे लिखा हुआ है, तो वैसे एक हिंसक अभिव्यक्ति को जय श्री राम के पैरेलल ला देना कि जय श्री राम भी जो है ना वो एक आतंकी नारा है। जय श्री राम जो है वो अभिवादन का तरीका है। जय श्री राम शौर्य का हो सकता है, एक उसकी एक अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन जय श्री राम आतंकी नारा नहीं है। सैफरन टेरर का ये लोग बहुत दिन से पुश कर रहे थे, नहीं चला, तो इन्होंने जय श्री राम को ये करना चालू किया। उसी तरह बहुत बार पर्पसफुली कुछ न्यूज फैलाई जाती हैं जो फेक न्यूज होती हैं। पहले उसका प्रसार उतना तीव्रता से नहीं होता था क्योंकि टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं थी। सोशल मीडिया के एज में ये बहुत अधिक होने लगा है। अब कुछ लोग जो स्वयं को फैक्ट चेकर बोलते हैं, वो स्वयं ही, जैसे मोहम्मद जुबैर है, वो स्वयं ही कई बार, मतलब उसके तो पूरे के पूरे वेबसाइट पर टैग क्रिएट किया हुआ कि इसने कितनी बार फेक न्यूज फैलाया है। और जो फैक्ट चेकर होने के छद्मावरण में स्वयं ही फेक न्यूज फैला रहा है ताकि उसका एक पर्पस अचीव हो सके, सामाजिक वैमनस्यता फैले। मतलब इस तरह की चीज़ों को पुश करना कि इधर मार दिया, हिंदुओं ने मारा, हिंदुओं ने बोला दुकान पे तुम जो है वो झंडा लगाओ, इस तरह की चीज़ें। और उसके फेक न्यूज़ का एक नेचर है, वो हिंदू मुसलमान वाला ही रहेगा। बाकी लोगों के अन्य तरह के होते हैं। जैसे इस वर्ष के चुनाव में जो है एक स्पिरिट ऑफ कांग्रेस करके न्यूज़ हैंडल था, उसने फैलाया, अमित शाह का एक स्पीच था, उसमें अमित शाह ने जो बात नहीं बोली एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर दिया। जो पहले उन्होंने बोली थी उस बात को उन्होंने बाद में लगा के बोल दिया कि हम आरक्षण हटा देंगे, और उससे भाजपा को बहुत अधिक क्षति भी पहुंची है राजनीति, मतलब चुनाव में। ये सारा चीज़ पर्पसफुली किया जाता है। तो एक पत्रकार के तौर पे पहले तो ये करना नहीं चाहिए, और दूसरा है जो जब आपके समक्ष आता है तो आप ऑब्वियसली उसका काउंटर एक प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हाँ, आज के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अभी आम आदमी पार्टी ने एक किया था, वो यूपीआई के लाभ गिनवाने वाला एक ऐड था पंकज त्रिपाठी को लेकर के। इन्होंने उसमें से एडिट करके डीप फेक का यूज करके उसको कर दिया कि ये बोल रहे हैं कि भाजपा को वोट मत दो, ये चोर है भाजपा। पंकज त्रिपाठी का वीडियो था। तो अभी डीप फेक टेक्नोलॉजी है, फेस स्वैपिंग हो जाता है। आप 3 सेकेंड आप बोलोगे, एआई जो है आपकी टोन में जिस भी भाषा में जो भी उसको बोले, जो भी टेक्स्ट देंगे जनरेट कर देगा, वो स्पीच जनरेट कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो होती हुई हमें हमारे सामने दिख रही हैं, और इसको काउंटर कर पाना जो है थोड़ा सा भी मुश्किल होता जा रहा है। तो अजीत जी, जैसे फेक न्यूज़ की बात करें, अभी हमने देखा था जब बांग्लादेश का मुद्दा उठा था और नया नया वहाँ पर तोड़फोड़ हो रही थी, तो उसमें ये दिखाया गया कि कैसे वो लोग हिंदुओं को सेव कर रहे हैं चेन बना के, ह्यूमन चेन बना के। अब अभी आपने बताया कि फेक न्यूज़ के बहुत बड़े रिपरकशंस होते हैं, जैसे कि अभी अमित शाह का है तो चलिए बीजेपी को, लेकिन उससे भी बड़े रिपरकशंस ये है कि अगर किसी की डेथ ही हो जाए या बहुत बड़ा वायलेंस हो जाए और सैकड़ों लोग मर जाएं। अभी हमें पता चल रहा है कि बांग्लादेश में सच में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, और वो फेक न्यूज़ काफ़ी चली। उसमें जैसे आपने मोहम्मद जुबैर का नाम लिया, तो शायद उन्होंने भी ये चलाया था कि बांग्लादेश में तो हिंदुओं को बचाया जा रहा है। तो ऐसे और भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं कि फेक न्यूज़ के कारण बहुत लोगों की जानें भी गई हों। हाँ, हुआ है। फेक न्यूज़ के कारण मतलब दंगे फैले हैं, दंगे फैलाए जाते हैं फेक न्यूज़ को लेकर के। अब जैसे जुबैर का आपने नाम लिया, जुबैर ने 2 वर्ष पहले क्या किया कि नुपुर शर्मा ने, एक मुल्ला था जो टीवी पे कुछ बोल रहा था, उसके उत्तर में हदीस को कोट करते हुए, मतलब इस्लामिक टेक्स्ट जो है उसको कोट करते हुए मोहम्मद के बारे में बताया कि उसका निकाह किस आयु में हुआ था, किसके साथ हुआ था, कैसे हुआ था, जो भी है।
अब उस बात पे इसने क्या किया कि जो मुल्ले ने बोला था, मुल्ला मतलब इस्लामिक मजहबी प्रचारक को बोलते हैं, मैं डेरोगेटरी टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उस मुल्ले ने जो बोला था उसको काट करके उसने हटा दिया क्लिप से, और खाली नुपुर शर्मा वाला क्लिप उसने ट्विटर पे केवल इस कारण से डाला कि भाई देखो ये हमारे प्रोफेट के लिए क्या बोल रही है। टीवी पे जो डिबेट हुआ उसके बाद कोई चर्चा नहीं है उस बात की, उसका कोई रिपरकशन कुछ नहीं हुआ समाज में। उसके बाद जुबैर डालता है उसको, और जुबैर ने चूंकि डाला, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशंस आरंभ हुए। फिर एक व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टोरी में लगाया कि मैं नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ। वो कन्हैया लाल था उदयपुर का, जिसको मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज जो है वो ऑन वीडियो उसका गला रेत करके मार देते हैं। उसके बाद उस कन्हैया लाल के सपोर्ट में पुणे में एक उमेश कोल्हे नाम का व्यक्ति था, उसने एक स्टेटस लगाया, उसकी भी हत्या कर दी मुसलमानों ने। ऐसे ऐसे करके उस एक वीडियो क्लिप के डालने का प्रभाव यह पड़ा कि एक के बाद एक 6 हिंदुओं की हत्याएं हुई मुसलमानों के द्वारा। इसी तरह दिल्ली का पूरा दंगा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट 2020 का हुआ था, उसमें भी ऐसे ही लोगों का हाथ था, जिन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव चलाया कि सीए को लेकर के कि सब कुछ जो है मुसलमानों को भगाया जा रहा है, सरकार ये करने जा रही है। उसके बाद दंगे प्रायोजित थे, दंगे करवाए जाते हैं, दंगे होते नहीं हैं, ये सारा कुछ हुआ। तो फेक न्यूज़ से, मिसलीडिंग न्यूज़ से ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक आधार बिंदु बनाया जाता है, वो ट्रिगर पॉइंट की तरह यूज किया जाता है, जिसको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं वो काम में लाते हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपको कोई फेक न्यूज़ मिली और आपने फैक्ट चेक करके उसको प्रसारित किया? कई बार करते रहते मतलब हैं। हाँ, ये तो जैसे ऑप इंडिया में था तो उसमें फैक्ट न्यूज़ का फैक्ट चेक का तो एक सेक्शन ही था। अच्छा। तो कई बार मतलब वो आता है। और अब क्या है कि ट्विटर पे तुरंत ही आधे घंटे के अंदर जो है कोई ना कोई फैक्ट चेक कर देता है, कोई झूठ या प्रपंच इस तरह से बोलता है। तो टेक्नोलॉजी का एक ये भी फायदा है। और मुझे लगता है कि एआई के आने से हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में, साल भर में इस तरह से भी हो जाए कि एज यू आर टाइपिंग समथिंग, यदि वो फेक है तो पोस्ट आपने जो ही किया तो तुरंत के तुरंत जो है या तो आपको पोस्ट ही नहीं करने दिया जाएगा, या फिर पोस्ट होने के बाद तुरंत नीचे में कम्युनिटी नोट्स जिस तरह से अभी आता मैंने है, भी देखा है कि तो कम्युनिटी नोट्स तो इंडिविजुअल्स करते हैं फैक्ट चेक। अब एआई जो है इंटरनेट पे वो देखेगा क्रॉस वेरीफाई करके, और चूंकि मतलब वो बहुत पावरफुल होता है, वो तुरंत एनालाइज कर सकता है बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स को, तो वो ला करके फिर वही फैक्ट चेक कर देगा कि भाई ये जो बोल रहा है इसमें झूठ है। तो वही के तो टेक्नोलॉजी का एक ये भी यूज किया जा सकता है उसको काउंटर करने के लिए। अजीत जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हिंदुत्व की, कैसे हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी आगे आई और फिर बहुत ढेर सारे इश्यूज पर काम नहीं किया है। अगर हम सरकार को एक तरफ किनारे भी रखें, क्योंकि देखिए हर जो रिलीजन है दूसरा, तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि सभ्यतागत जो उसके पास नॉलेज है जो आ रही है, तो ये जो इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, इनके पास वो सभ्यतागत ज्ञान है कि कैसे सरकार से लेना है। ये हिंदुओं के पास नहीं है। ये हिंदू क्या है, हिंदू सोचते हैं कि जो भारत है और भारत की सरकार है और जो हिंदू सनातन धर्म है, ये सब एक है। ये हिंदू के थॉट प्रोसेस ऐसा ही है कि मेरा प्रधानमंत्री, मेरा भारत, मेरी वो सरकार। वही है कि उनको लगता है कि हमने चुन दिया है, हाँ, अब ये हमारा काम कर देंगे। और दूसरा, वो भारत से और सनातन धर्म से उनका वो पता नहीं है कि जो स्टेट है उसकी, राष्ट्र और धर्म दोनों सेम है। हाँ, हमारे मंदिरों में तिरंगे लगाए जाते हैं। लेकिन जो इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, वो तो उसका इतिहास रहा है कि वो स्टेट से लड़ा है, चर्च भी स्टेट से लड़ा है, तो उनको पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे हिंदू सनातन धर्म में भी एक सरकार से तो हमें जो लेना चाहिए वो हमें ले लेना चाहिए, हम नहीं ले पा रहे हैं और सरकार को कोसते रहें, ये भी एक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी ही कमजोरी है। इसमें कमजोरी की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी हम देखते हैं कि जो हमारे बीच से जो साधु संत निकलते हैं, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी निकले हैं, तो वो यात्रा कर रहे हैं कि जाति हटानी है। जैसे कि अभी योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसी में एक यात्रा ये भी निकली कि हमें पहले जातियां मिटानी है, हिंदुओं को एक करना है।
अब ऐसे में जो शंकराचार्य हैं, मान लीजिए अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो इसका विरोध करते हैं या उस पर कुछ कटाक्ष करते हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि म्यूचुअल बिकरिंग जो है, जो हम हिंदुओं आपस में ही करके अपने आप को जो कमजोर कर दे रहे हैं, ये भी एक कारण है कि वो सब बीजेपी वो काम नहीं कर रही है जो हिंदू कराना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू ही अपने आप में एकता में नहीं है। अब जैसे अवमुक्तेश्वरानंद वाला इशू है, वो शंकराचार्य हैं भी नहीं, उनपे डिस्प्यूट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि उन्होंने स्वयं को ही घोषित कर रखा है। तो एक तो यह भी बात है। दूसरा बात है कि कौन व्यक्ति किस इंटेंट के साथ क्या बोल रहा है, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उस व्यक्ति का इतिहास रहा है इस तरह के मतलब दुर्वचनों को बोलने का कि वो बीजेपी का एजेंट है, वो सत्ता का दलाल है, इस तरह की बात। और वो स्वयं क्या करते हैं, वो दूसरों के विवाह में जा रहे हैं। हमने पहली बार देखा कि शंकराचार्य किसी इंडिविजुअल के विवाह में या किसी के घर पे जो है वो पधार रहे हैं, ऐसा हमने आज तक सुना नहीं था। आशीर्वाद देने गए। हाँ। अब आशीर्वाद देने और वो तो अलग ही बात है, तो उस पर मैं मतलब मेरे मुंह से कुछ गलत ही निकल जाएगा तो सेल्फ डिफीटिंग हो गया। तो अब ये लोग जो कर रहे हैं तो वो तो है, ये क्या है कि ये सब लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं कि यार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को क्यों मिल रहा है इतना, मतलब उसके यहाँ 6 लाख लोग क्यों आ रहे हैं उसकी कथा को सुनने के लिए, और हमारे यहाँ 6 लोग नहीं आ रहे हैं। हमें जो है ANI का माइक चाहिए, या कोई माइक वाला लेके पहुंच जाता है तो हम जो है अपना रुद्राक्ष के पेड़ बने हुए हैं और वो बोले जा रहे हैं। BBC सबसे पहले पहुंचता है। हाँ, तो वो उनको पता है ना कि किसके लिए और ये क्या बोलेगा आदमी, तो उसी तरह के लोग वहां पे जाते हैं। तो इस चक्कर में इस तरह की और बिकरिंग है हिंदुओं में, मतलब फ्रेजाइल ईगो और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे का विरोध। जैसे आप भाजपा का ही विरोध कर दो तो उसी में जो लड़ पड़ेंगे कि मतलब वो जो बात उनको नहीं बोलनी चाहिए वो बोल जाएंगे, उल्टा सीधा गाली गलौज कुछ भी बोल करके वो चाहेंगे कि आप अपना धैर्य जो है वो खो दें और आप भी उससे जो है इंगेज करें। ये तो मेरे साथ हर तीसरे दिन होता रहता है। तो ये समस्या रही है। और वही एक और रीजन इसका ये भी है कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आप संगठित रहते हैं। सत्ता पक्ष कभी संगठित नहीं, वो तो मजे मजे ले रहा है, उसको लगा सब ठीक है यार, पार्क में लगा हुआ है लाइट, नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं। वो इस तरह से सत्ता, आप विपक्ष में तब आपको पार्क के लाइट की चिंता होगी, भले वो पार्क आपके घर से 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे नहीं लगी, वहाँ सड़क टूट गई है, ये हाईवे क्यों नहीं बना है, ये चिंता विरोधियों को ज़्यादा होती है। सत्ता पक्ष वालों के यार उस पर हमको जाना ही नहीं, उस हाईवे पे टूटा रहे साला, हमको क्या है, इस तरह के मोड में आ जाता है। इसी का लाभ जो है सत्तारूढ़ दल जो है उठाते हैं कई बार, और आपके विरोधी भी आपसे वो काम करवा लेते हैं जो काम वो अपनी सत्ता में करवाते। जैसे राहुल गांधी सीना ठोक के बोलता है कि मैं इस सरकार से जातिगत जनगणना करवा के रहूंगा। उसको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो जानता है कि मैं विवश कर सकता हूँ इनको मैं ब्लैकमेल कर लूँगा, क्योंकि ये ब्लैकमेल होने वाले लोग हैं, क्योंकि ये हिंदुओं की पार्टी है। और हिंदू जो है इन सब बातों पे वो थोड़ा सा जो बेचारे जो है वो थोड़ा सा पिघल जाते हैं। तो ये समस्या है हिंदुओं में वो। और जो भी सर्व समावेशी टाइप की सभ्यताएं होती है ना, और पॉलीथेइस्ट जो भी होते हैं, वो कभी भी एक धारा में वो भेड़ का झुंड बना के नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ इतने संप्रदाय इसी कारण से, और संप्रदाय हैं भी, तो संप्रदाय दूसरों में भी डिनोमिनेशंस होते हैं, क्रिश्चियंस में भी, लेकिन उनमें आपस में कोई सद्भावना नहीं होती उस तरह से, वो अलग ही हो जाता है, मर आ जाएंगे उस टाइप का होता है। हमारे यहाँ शैव है, उसके यहाँ कोई वैष्णव आ गए तो पूरा घर वो जो है वो साफ सुथरा करके एकदम लहसुन प्याज जो है नहीं बनेगा, उनके लिए भोजन उस तरह से बनाता है। तो एक संप्रदाय के ऋषियों का, एक संप्रदाय के संतों का दूसरे संप्रदाय के लोग अपने संप्रदाय वाले का जितना सम्मान नहीं करेंगे उससे अधिक सम्मान करना चाहते हैं। एक संप्रदाय का लोग भारत में जितने मंदिर है सब घूम लेगा, चर्च वाला ऐसा नहीं करता है, मस्जिद वाला भी ऐसा नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके कारण क्या होता है ना, हम कभी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं कि एक संत ने कह दिया, आह्वान कर दिया कि फलाने वोट दे दो। एक तो कोई हमारी तरफ आह्वान भी करने वाला ऐसा नहीं है। उनमें है कौन सा इमाम नहीं है जो पैम्पलेट छपवा रहा है कि ये डिमांड हमारी पूरी करो। अभी वक्फ बोर्ड का जब ये चल रहा था तो मैंने देखा कि कई वो कंधे पर बाजा लेकर टहले हैं, तब बता रहे हैं
उनको है ना भाई, कि उनके लिए है कि भाई हमें किसी भी तरह से सत्ता में पहुंचना है। हम पहले 1 विधायक आएगा, फिर 5 आएगा, नहीं होगा तो हम स्ट्रीट पावर एग्जर्ट करेंगे, हम सड़क पे आंदोलन करेंगे और तुमको हम झुकाएंगे। भले हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हम आंदोलन की शक्ति से तुमको झुकाएंगे, क्योंकि तुम झुके हो। सीए के बाद भाजपा झुकी, रिवर्स नहीं किया, एनआरसी आज तक लागू नहीं हुआ है। किसान आंदोलन आया, भाजपा झुकी, बहुत बढ़िया कानून थे, तीनों कानून को स्थगित किया गया, वापस ले लिया गया। उसके बाद पुनः किसान जो है वो लगे हुए हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इनको पता है कि स्ट्रीट पावर से ये सरकार झुकती है, और हिंदूवादी जो पार्टी है उसको हिंदू कभी स्ट्रीट पावर दिखाता नहीं है, इस कारण उनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जैसे बात हो रही है, तो क्या आपको फ्यूचर में ऐसा दिखता है कि कभी भारत में किसी, जो जम्मू कश्मीर तो छोड़ दीजिए, इधर भारत में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने की कितनी चांसेस हैं? मुस्लिम मुख्यमंत्री तो बन जाएगा। मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा? मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बनने में थोड़ा संदेह है। राष्ट्रपति बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, मुख्यमंत्री भी 1-2 जगह पे जो है मुझे लगता है कि संभवतः बने हैं, ऐसा नहीं है कि बने ही नहीं। क्या है कोई मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा मुझे हाँ, तो नहीं कश्मीर लगता में है। तो बना ही, हाँ, उसके अलावा संभवतः अब जो भी है, लेकिन पोजीशंस ऑफ पावर तो में मैं लोग इसलिए ये पहुंच प्रश्न गए। कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि जो माइनॉरिटीज़ की स्ट्रेटेजी है वो केवल तंत्र बनकर सरकार से निकलवाने वाली है, या खुद भी सरकार बनने नहीं, की खुद सरकार बनने की है? ही तो है। 30% आपका जहाँ पे हो गया, आप बंगाल में देखो ना, उनका कौन सा काम रुक रहा है। बंगाल में संदेश खाली में जो हुआ, ये जो था बंदा, क्या नाम था उसका, उसने रेप को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था कि तुम पार्टी ऑफिस में आ जाना, अपनी बेटी को भेज देना, अपनी बहन को भेज देना, इस तरह का वो चला रहा था। और उसको प्रश्रय किसने दिया हुआ था? टीएमसी ने दिया हुआ था। तो ये जहाँ पे भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्रॉस कर जाते हैं, जहाँ पे ये एक्चुअल में सरकारों पे एक डिसाइसिव मैंडेट जो होता है, नंबर ऑफ सीट्स, यदि ये तय करने लगते हैं, देन दे स्टार्ट टू ब्लैकमेल कि ठीक है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमारे काम करते रहो, हम जो भी करना चाहते हैं हमें करने दो, हम एक्सक्लूसिव जोन्स क्रिएट करेंगे, हलाल प्रोडक्ट ही हर जगह बिकेगा। ये सारी चीज़ें जो वो करने लगते हैं, वो पुश करने लगते हैं। अजीत जी, जैसे आपने बताया कि 2014 के बाद से बहुत से न्यूज़ मीडिया में भी लोगों को लगा कि बहुत ख़राब ही चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है इन्होंने सक्सेसिव कुछ ना कुछ मुद्दे बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले इंटॉलरेंस आया था, उसमें हमने देखा था कई लोग, आमिर खान तक ने भी कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब कुछ ना, भले वो उस इंटेंशन से बोले हो ना बोले हो, वो उसके एनालिसिस बाद में हो, लेकिन वो मुद्दे बने हैं। जैसे इंटॉलरेंस का बना था उस समय कि भारत में रहना अब जो है वो मुश्किल है। अभी उल्टा हो रहा है मुझे लग रहा है। जैसे पहले इस्लाम को खतरा लग रहा था कि अब भारत में दिक्कत है यहाँ रहने में, अब क्या है कि अब हिंदुओं को ऐसा लग रहा, मतलब जब से ये हिंदू विचारधारा थोड़ी आगे बढ़ी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या लिमिट भी कभी कभी क्रॉस हो जाती है किसी चीज़ से ऑफेंड होने की? जैसे कि हम बॉलीवुड में कोई भी चीज़ लेते हैं और उठाते नहीं, देखिए ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है, और उसके बाद प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सी ऐसी मूवीज़ के खिलाफ होते हैं। जैसे बीच में ये बेशर्म रंग गाना आया, उसमें उन्होंने बोला कि इन्होंने तो भगवा रंग में गलत कपड़े पहन लिए। तो क्या ये अभी भी इंटेंशनल ऐसा हो रहा है, या फिर कहीं हम ज़्यादा हिंदू नहीं, ज़्यादा ही कर देते हैं कई बार यार। भगवा बिकनी जिसने पहनाया होगा उस गाने के लिए, उसने ये नहीं सोचा होगा कि हम, मतलब देखिए, डायलॉग राइटिंग होती है, उसमें पर्पसफुली डाला जाता है। सलीम जावेद की फिल्में आप देख लो तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ब्राह्मणों को व्यभिचारी दिखाना। मुंबई में ये लोग रहे जहाँ पे हमेशा लगभग सारे डॉन जो है, माफिया है, वो मुसलमान रहे हैं, एक आध को छोड़ करके। और कभी भी इनके फिल्मों में आप कभी भी आप गुंडों को मुसलमान नहीं देखोगे। मुसलमान वही है, अब्दुल मेरे 2 बेटे होते तो मैं शहीद कर देता, वो किसी वो अनाथ बच्चे को पाल रहा है मुसलमान। मुसलमान मतलब बढ़िया काम करता हुआ दिखेगा। प्राण जो है वो पठान का बेटा बन के आएगा कि गुंडा भी है लेकिन बढ़िया गुंडा है, इस टाइप का बन के आएगा। वो पर्पसफुली लिखा जाता था। अब भगवा बिकनी वाला है कि हम खोजने लगे हैं, लेकिन खोजने वालों की भी मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें मतलब वो अनुचित कर रहे हैं,
क्योंकि 70 वर्षों से जिस तरह का कंटेंट पर्पसफुली परोसा जा रहा था हमें, तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये कुछ अच्छा भी करेंगे ना तो हमें दिखेगा कि ये कुछ जरूर इसके पीछे इनकी चाल रही होगी। तो पहले के घाव इतने मतलब गहरे हैं ना कि हम वही दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाली स्थिति में आ गए हैं। फिर जब ये बेशरम रंग वाला टाइप का होता है तो उसमें ये भी होता है कि यार हिंदू समाज मान नहीं लेता है उस बात को, उस पर वह है कि अबे किस बात पे डिस्कस कर रहे हो, तो वहीं पे उसको जो है वो सॉल्व कर लिया जाता है प्रॉब्लम को। ऐसा नहीं कि अब लेके बैठ गए कि नहीं तुमने जो है बेशरम रंग बनाया, वो 3 दिन चला, वो तीसरे दिन जो मर जाता है विषय, तो इस तरह का रहता है। फिर भी मुझे लगता है कि हल्का सा इंटॉलरेंस हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा। नहीं यदि दिखाओगे ना, तो अभी इल्तिजा मुफ्ती का कल का बयान है, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, उसने बोला हिंदुत्व जो है जहर है और हिंदुत्व जो है बीमारी है, इलनेस है। और फिर बाद में ज्ञान देते हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है, मतलब अंग्रेजी अलग है, हिंदी अलग है। वो इस तरह जो अब आतंकी विचारधारा के जो समर्थक रहे उनको पैरेलल चाहिए ना यार। इस्लामिक टेरर जो है पूरे दुनिया को प्रभावित किए हुए है। अब ये हिंदू सैफरन टेरर इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि होता ही नहीं ऐसा कुछ, तो फिर वो हिंदुत्व की राजनीति लेकर के कि नहीं ये लोग जो है हिंदू मुसलमान करते हैं। कश्मीर में जहाँ से हिंदू को भगा दिया गया, वहाँ के किसी पॉलिटिशियन की बेटी मतलब इन बातों पे तो ज्ञान ना ही दे, इसको तो बोलना ही नहीं चाहिए, इन सब बातों पे एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। और उसको बीमारी तो वही है कि जब तक 10-20 सरतन से जुदा के नारे जो है ना भारत के अलग अलग शहरों से हिंदुओं की तरफ से नहीं लगाए जाएंगे इस तरह से कि भाई भगवान राम का अपमान करने का रिपरकशंस है, यू कैनॉट गेट अवे लाइक दिस, हिंदुओं को गरियाने का रिपरकशंस है। जब तक यह भय दूसरे पक्ष को नहीं होगा तब तक ये जो है इसी तरह से करते रहेंगे। तो थोड़ा इंटॉलरेंस मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं और यह हमारी समस्या है। इनटॉलरेंट बहुत मुद्दों पे हिंदुओं को होना पड़ेगा, तभी आपकी अस्मिता जो है बची रहेगी। क्योंकि मैंने ये प्रश्न इसलिए भी पूछा कि एक हिंदुत्व या जो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसकी सीमा क्या है आपकी समझ में? आप हिंदू राष्ट्र का जो ये मुद्दा है या हिंदू राष्ट्र को आप कैसे देखते हैं? फर्जी है मुझे, मतलब जो बातें प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक है हमें उसी पे बात करनी चाहिए। सब इमोशनल हो जाता है, अखंड भारत जैसे। यार अखंड भारत कैसे ले लोगे? पहला एक तो मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मुसलमान जिस जमीन को हथिया लेता है वो छोड़ता नहीं है, पहला बात तो ये। मान लो कि उनकी स्थिति ऐसी विकट हो जाती है कि वो बिकने को तैयार हो जाए, तो आप क्या करोगे? भारत मान लो अफगानिस्तान ले लेता है, पाकिस्तान ले लेता है, तो बांग्लादेश ले लेता है। इनमें मुसलमानों की संख्या जो कुल 50-60 करोड़ है, ये तीनों देश को मिला करके। भारत में खुद जो है 20-30 करोड़ मुसलमान है। जोड़ लो, हिंदू 100 करोड़ ही रहेगा, मुसलमान जो है वो 80-90 करोड़ हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50%। तुम्हें क्या लगता है कि अखंड भारत बचा हुआ रहेगा? वो अखंड कुछ और हो जाएगा, फिर भारत तो नहीं बचेगा और उसमें एक भी हिंदू नहीं बचेगा। तो ये मूर्खता वाली बात है। ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं जो नुएंसेज में नहीं जाते हैं कि नीचे और इसमें और हम उतरेंगे गहरे तो और हमें क्या क्या दिखेगा। हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या होता है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि एक जस्ट स्टेट जिसको बोला जाता है कि जहाँ पे सबके साथ न्याय हो, समानता की बातें हो, राम राज्य की बात जो होती है उस तरह का हो, तो आई एम ऑल फॉर दैट हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू राष्ट्र मतलब कौन सा हिंदू राष्ट्र? आरएसएस वाला हिंदू राष्ट्र जिसमें खाली वैष्णवों को प्राथमिकता दी जा रही है? मतलब मैं एक बोल रहा, ऐसा नहीं कि आरएसएस वाले ऐसा करते हैं, मैं बोल रहा हूं कि यदि वहां पे वैष्णवों को प्रधानता दी जा रही तो शैव कहाँ जाएंगे, शाक्त कहाँ जाएंगे? या उस हिंदू राष्ट्र में मंगलवार को मांस खाना अलाउड रहेगा कि नहीं? जो नहीं नहाते हैं हर रोज उनको रहने दोगे कि तुम उसको जेल में डाल दोगे? कहाँ पे जाके वो रुकेगा? किसका हिंदू राष्ट्र? क्योंकि हिंदुओं में स्वयं इतनी विविधताएं हैं कि हम एक कंसोलिडेटेड पॉइंट पे आ ही नहीं सकते। तो हिंदू राष्ट्र तुम कौन सी नियमावली किस संप्रदाय का लेकर के चलोगे?
तो वो वाली बात है। क्योंकि इसमें देखिए ये जो हिंदू राष्ट्र का जो फैलाते हैं या बात करते हैं, वो फायदा तो इससे उठा लेते हैं इस नैरेटिव से, लेकिन क्या होता है कि उनको पीछे उसका रीजनिंग पता होता है कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि हिंदू तो सबको ही है, मुसलमान भी हिंदू है, तो हम उस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी है, वो है ही। तो ये क्या है कि सेल्फ डिफीटिंग है कि आप बस उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपसे प्रश्न किया कि आप हिंदू राष्ट्र को लेकर आपका क्या मत है? नहीं, वो मेरा मतलब वही सॉलिड है कि यार संविधान है, उसमें कुछ कुछ समस्याएं हैं संविधान में, कुछ कुछ एक्ट ऐसे हैं जो एंटी हिंदू हैं, उन सब को समाप्त कर दो, द कंट्री विल गवर्न इटसेल्फ, वो एज इट इज चलता रहे, वो बढ़िया है। बीच में वही है कि आप वक्त टाइप की चीजें हैं कि कोई कह दे ये मकान हमारा है, वो उसका हो गया, और केस भी वही डिसाइड करेगा। तो इस तरह मूर्खतापूर्ण जो भी विधि व्यवस्था है उसको जो है निरस्त किया जाना चाहिए। बाकी ठीक है यार, मतलब थोड़े बहुत समस्याएं हर जगह पे होती हैं, उसको लेकर के काम चल जाएगा, बट यू डोंट नीड अ हिंदू राष्ट्र फॉर दैट। तो अजीत जी, जो समस्याएं थी वो लगभग हमने डिस्कस की हैं, सॉल्यूशंस भी कुछ कुछ बीच में निकले। हम चाहते हैं कि पॉडकास्ट का जब एंड हो तो एक थोड़ा सा हमें एक वे फॉरवर्ड पता हो कि क्या है इसमें। एक तो ये तो है, उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब हम हिंदुओं की समस्या की बात कर रहे हैं और बीजेपी को देखते हैं तो कुछ निराशा लगती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ढेर सारी ऐसे मुद्दे रहे हैं जहाँ पर अब बीजेपी फेल होती दिखी है। जैसे आप मणिपुर का ले लें, या फिर किसान आंदोलन ले लें, या आपने उसके पहले बताया कि CAA वाला था, उस पर भी उसके पहले अगर आप देखें तो पहले पीरियड में या दूसरे में उन्होंने बड़े बड़े, जैसे चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या पहले कदम बहुत बड़े बड़े उठाए। अभी UCC पर भी वक्फ बोर्ड का ही देख रहे हैं, डिले हो रहा है। तो ऐसा पार्टी, अगर आप एज अ पत्रकार आप क्या देख रहे हैं, बीजेपी इन समस्याओं से भी क्यों, हिंदुओं का तो छोड़िए जो उनका मुद्दा है, ऐसे मुद्दों पर भी क्यों कमजोर दिख रही है? अभी तो जैसे मणिपुर है, मुझे लगता है कि इसको देखने का दो तरीका है। एक ये है कि गवर्नमेंट, भाजपा जो है कई बार बैकग्राउंड में बहुत अधिक काम करती है और वो कम्युनिकेट नहीं करती है इस बात को। कश्मीर में बहुत काम उन्होंने किया, किसी को पता नहीं चला, 370 हटा दिया। टेररिज्म भी ऑलमोस्ट गोन है। एक दो बार हम छिटपुट हिंसा की घटनाएं देखते हैं, जैसे इस साल जो है जब चुनाव वाला माहौल था तो उसमें हम हर सप्ताह या कुछ ना कुछ, मतलब हमने जम्मू में वायलेंस के आतंक के वो देखे। रियासी वाला एक हमला हुआ था, उसके बाद फिर एक हुआ था, श्रद्धालुओं के बस पे हमला किया गया था, तो ये सब हमने देखा था। बट ठीक है, वो जितना दर्दनाक जितनी ये घटनाएं हैं, लेकिन हम यदि उसको इस कंटेक्स्ट में देखें कि पूरे साल में पहले कितने होते थे, अब कितने हो रहे हैं, किस स्केल का वायलेंस हो रहा है, तो उसमें वो मिनिस्क्यूल है, बहुत छोटा वो हो जाता है। तो भाजपा ने उस पर काम किया और बताया नहीं किसी को। मणिपुर में भी क्या है, 20,000 एकड़ संभवतः पॉपी कल्टीवेशन और ये सब चलता था। वो टेरर फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा वो मार्ग था, उसको उन्होंने जो है धीरे धीरे करके भाजपा सरकार ने, बीरेन सिंह की सरकार ने उसको जो है वो समाप्त किया। फिर क्या है, वहाँ पे विदेशी इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं जो इस फायर में जो है वो ईंधन डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है और संबद्ध लोगों को पता है कि क्या चल रहा है। अब इसका दूसरा जो एस्पेक्ट ये है कि भाजपा यदि बैकग्राउंड में कर भी रही है तो यार 22 महीने बीत चुके हैं मणिपुर क्राइसिस के। इस पे आपको हर 6 महीने पे कम से कम एक अपडेट दे देना चाहिए था कि क्या चल रहा है। इससे क्या होता है ना कि आपके अपने समर्थक भी नियंत्रण में रहते हैं कि अच्छा कुछ हो रहा है भाई, और जो विरोधी हैं जो पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर रहे हैं, अभी भी मणिपुर को लेकर के कर रहे हैं डिसरप्ट। यह सत्य है कि मणिपुर में अभी भी जो चूड़ाचंद्रपुर और ये सब गांव के लोग थे, बहुत सारे मैतेई हिंदू जो है वो शरणार्थी बन के रह रहे हैं, वो अभी तक वैली में दे हैव नॉट रिटर्न, और छिटपुट कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वहाँ पे चल रहा है। अब प्रधानमंत्री ने संभवतः इसे अपनी क्या बोलते हैं, ईगो का विषय बना लिया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि PM क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, जबकि ये PM इस घटना से पहले नॉर्थ ईस्ट में इतनी बार गए हैं जितना सारे PM कंबाइंड होके नहीं गए। तो जो व्यक्ति इतना जाता था, अचानक से वो क्यों नहीं जा रहा है? आप चले जाओ ना, आप पाकिस्तान चले गए थे मोदी जी, मणिपुर तो अपना है,
अनअनाउंस चले जाओ, आप ऐसे ही जाओ, मिल करके आ जाओ, और बाद में फोटोग्राफ्स और ये सब जो डालना है मीडिया में। इससे क्या होगा ना कि मणिपुर में जो लोग हैं उनको तो संबल मिलेगा ही, बाहर भी जो आपके विरोधी हैं उसको भी मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो है कम्युनिकेशंस में जो है भाजपा की समस्या है। और ठीक है, एक पार्टी है, उसको सत्ता में बने रहना है, सत्ता में बने रहने के लिए और पुनः चुने जाने के लिए उनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने होते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा जस्टिफाइड है जो भी हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हर पार्टी इसी तरह से बिहेव करती है। लेकिन जो पार्टी स्वयं को पार्टी विद अ डिफरेंस बोलती हो, उसको हम ये लीवे नहीं दे सकते, उनको हम ये विकल्प नहीं दे सकते। आपने बोला था आप अलग हो, आपने बिहेव भी किया था कि आप अलग हो, और फिर आप जो है कांग्रेस तो छोड़िए, आप मुस्लिम लीग बनने की राह पे चल रहे हैं। इतना तुष्टीकरण जो है आपसे हो रहा है, आप खाली खोखले वादे कर रहे हो कई जगहों पे, फिर जो है समस्या होने लगती है लोगों को। और जो आपके कट्टर समर्थक थे उनके टोन में बदलाव क्यों आया है, ये इनको स्वयं सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए जो मरने मारने की बातें करते थे आज तुमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्यों आपका वोटिंग परसेंटेज गिरा है, क्यों आपको सीट्स कम आई हैं, क्यों लोग घरों से नहीं निकले आपको वोट देने के लिए। इस पे भाजपा को सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाजपा को जो वोट नहीं मिले वो वैसे लोग थे जो निराशा के कारण कि छोड़ो यार, कांग्रेस को तो नहीं देंगे लेकिन हम इसको भी नहीं देंगे। तो मतलब आपके कट्टर समर्थक थे जो आपको वोट देने नहीं गए। तो भाजपा को इस पे सोचना चाहिए। इसमें अभी जैसे आज हम लोग बैठे हैं तो जैसे बांग्लादेश का इशू चल रहा है, उसमें काफ़ी वहाँ पर तेज़ी से एस्केलेट कर रही हैं चीज़ें। उसमें बहुत ढेर सारी, जैसे अभी थ्रेट आया, बॉम्ब्स के थ्रेट आए दिल्ली में, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के असैसिनेशन का, या फिर बॉम्बिंग का थ्रेट आया। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ कि अगर आज या कल प्रधानमंत्री मोदी जी का असैसिनेशन हो जाता है तो देश पर उसका क्या रिपरकशन रहेगा आपके एनालिसिस में? एक तो देखिए, मोदी जैसे नेता जो है सदियों में एक आते हैं। मतलब मैं जितनी उनकी आलोचना कर लूँ, यह बात मतलब इट इज़ अनडिनाइबल कि मोदी जैसे दूरदृष्टा नेता और जो सिंगल माइंडेड, जिसका फोकस हो कि मुझे भारत को विकसित बनाना है, और जो आदमी 10 वर्ष का नहीं, 100 वर्ष का नहीं, 1000 वर्ष का कालखंड लेकर के चल रहा है कि हम भारत को वहाँ ले जाना चाहते हैं, इस तरह की सोच वाला ऐसा नेता नहीं आया है। ऐसा नेता यदि जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अपूर्णीय क्षति होगी। लेकिन भारत भूमि इस तरह की है कि ऐसा नहीं है कि नए नेता जो है वो नहीं उभरेंगे। भाजपा में क्या होगा वो मैं समझ सकता हूँ। एक क्राइसिस उत्पन्न होगी, कौन रिप्लेस करेगा, पार्टी पे किसका सबसे अधिक होल्ड है, पार्टी को कौन बांध के रख सकता है, उस तरह की घटनाएं होंगी। जनता जो है वो पहले से उनका उत्तराधिकारी जो है वो चुन के रखी हुई है कि योगी जी को ही हम बनाएंगे। पावर इक्वेशंस कौन कंट्रोल कर रहा है, मोदी जी के जाने के बाद हो सकता है अमित शाह कंट्रोल कर रहे नेशनल नैरेटिव, तो वो हो सकता है उनकी जगह ले सकते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल ही बात है, बट ये सब होते हुए मुझे दिखता है, बट भगवान ना करे कि ऐसा हो। और इसमें जो इमीडिएट कुछ कैओस या दंगे आदि भी होंगे क्या? नहीं, देखिए वो क्या होता है ना कि एक इंडिविजुअल जो है ना वो तो वोकल रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से होता है। सिस्टम्स आर इन प्लेस, वो हर जगह की पुलिस है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ऐसी घटना घटती है तो हर स्टेट से सीएम भी गायब हो जाएगा, पुलिस भी गायब हो जाएगा, नहीं। तो वो नहीं है। वो 240 पे मोदी का आ जाना वो उनका पॉलिटिकल डेथ ही है एक तरह से। जिस तरह की कल्ट पर्सनैलिटी हैं और जिस तरह का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, 240 इज अ डेथ फॉर नरेंद्र मोदी। और आप देख लीजिए हरियाणा चुनाव की जीत से पहले तक नरेंद्र मोदी का मतलब उनके हाव भाव, उनका चेहरा जो है थोड़ा था, वो हल्का सा लग रहा था कि उस हार का
जो जीत की तरह दिख रहा है, बट भाजपा भी मानती है और नरेंद्र मोदी भी जानते होंगे कि ये हार है हमारे लिए। उसका प्रभाव उनके चेहरे पे था। तो ठीक है, उसके बाद भी ऐसा कुछ घटना, ऐसा लार्ज स्केल कुछ होता हुआ दिखा नहीं। सारी चीज़ें नियंत्रण में यदि पुलिस करना चाहे कर लेगी, और एक जनता या एक जनसंख्या या एक जनसमूह यदि उतारू ही है कि उसे दंगे करने, तो ऐसा नहीं है कि मोदी के डर के कारण नहीं कर रहा है, उसको सही अवसर नहीं मिल रहा है, इस कारण वो रुका हुआ। अवसर मिलेगा तो मोदी योगी डजंट मैटर। इस जनता ने अभी देखा, असद को हटा दिया ना भाई, असद से ब्रूटल नहीं है मोदी। उससे पहले जो है शेख हसीना को हटाया, उससे पहले जो है पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो हुआ, अफगानिस्तान में जो, तो इतने सारे रेजिम्स को कौन पलटा है, किसने पलटा है? वो बस मोमेंट का देखते हैं कि कब हमें समय मिलेगा जब हम ऐसा करेंगे। एंड मोदीज डेथ हाइपोथेटिकली दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट। वो उनका स्कीम ऑफ थिंग्स जो है, दे हैव प्लान्ड इट आउट कि कब क्या कैसे करना है। अजीत जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ढेर सारे विषयों पर जिसमें मेरी भी एक्सपर्टीज़ नहीं है, इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव्स बनते हैं, जो मैं देखता हूँ, और चूँकि हम लोग जो हैं, जो 90s अर्ली 90s के लोग हैं, इनकी जो चेतना है, राजनीतिक चेतना, वो 2014 के अराउंड ही फूटी है, और तब तक बीजेपी आ चुकी थी। बिल्कुल, क्योंकि हम तब तक ये मान के चलिए 20 साल 22 साल के हो गए थे, तो तभी से देख रहे हैं। उसके पहले राजनीति हमारे तक पहुंची नहीं है। कांग्रेस के समय में अगर कुछ होता भी था तो हमें सरकार और देश ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ, सरकार है, लेकिन 2014 के बाद से, और चूंकि हो सकता है मीडिया बूम भी आया, सोशल मीडिया के बूम के कारण, मीडिया या इंटरनेट आया, तो बातें पहुंचने लगी, और उससे इंटरेस्ट और ये चीज़ें समझने का, और जब से फिर सनातन और हिंदू जब आध्यात्म की बात करते हैं, फिर जगत की भी बात आती है, परिस्थितियों की बात आती है, तो ऐसे कई विषय थे जिन पर मैं मंथन भी करते रहता हूँ, और आपके माध्यम से दर्शकों तक इन विषयों को भी पहुँचा सका। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। 2 पॉडकास्ट आपके साथ किया है, और दर्शक आपको सुनना चाहते थे। ये शायद मैं मिस कर गया हूँ पॉडकास्ट में बोलना। मैं बीच में एक इंटरनल सर्विस भी किया हूँ, चैनल पे भी किया हूँ, क्योंकि समय जाता है इसमें और एनर्जी लगती है, और मैं चाहता हूँ कि अगर 2 घंटा कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो सुने वो चीज़ जो उसको चाहिए। तो आपका नाम सदैव उसमें रहा है कि अजीत भारती जी को जरूर बुलाइए। तो हम पिछले 3 महीने से आपको परस्यू कर रहे थे, इसीलिए कि दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। धन्यवाद। तो साथियों, हमने देखा कि किस प्रकार से आचार्य चाणक्य जी ने ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स पर, ह्यूमन स्ट्रेंथ और वीकनेस और उनके इमोशंस पर महारत हासिल की है, और इसीलिए भारत की हिस्ट्री के वो सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। और इनकी स्ट्रैटेजीज को हमने कंडेंस किया है 10 सीक्रेट प्रिंसिपल्स में, जिनका उपयोग करके आप किसी भी सेटअप में, चाहे वो बिजनेस सेटअप हो, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो, या कोई भी आइडिया हो, आप उसको फ्लरिश कर सकते हैं अगर वहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जो ह्यूमन इमोशंस, चाहे वो एंगर हो, लस्ट हो, ग्रीड हो, जो 2000 साल पहले थे, 3000 साल पहले थे, वो आज भी हैं, भले सेटअप कितना चेंज हो जाए। तो अगर आपको अपने सिस्टम में लीड करना है, उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, उसको अकाउंटेबल बनाना है, टीम बिल्ड करनी है जो फ्लरिश करे, आप अपने कंपटीशन में आगे जाएं, लीड करें फियरलेसली, तो आप चाणक्यास कोड में आज ही इनरोल करें। लिंक और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है। आप जाएं, कोर्स को देखें, डेमो वीडियोस को लें, आपको 100% क्वालिटी दिखेगी। आप आज ही इनरोल करें।